1180 आप हमारे प्रभारी नहीं हैं। मेज पर प्रतिक्रिया अपेक्षा के अनुरूप थी। सार्जेंट और लॉन्गब्लेड क्वीन के उनके साथ कमरे में होने के बारे में भूल गए थे और इस अनुरोध से निपटने के तरीके पर चर्चा करना शुरू कर दिया था। सार्जेंट टिल स्वाभाविक रूप से तुरंत इसे अस्वीकार करना चाहते थे, जबकि अन्य लोगों ने इस पर विचार करने पर जोर दिया था। ये स्पष्ट था कि वे बस छोड़ने के बारे में बहुत उत्साहित नहीं थे। क्विन उनकी प्रतिक्रिया से बहुत आश्चर्यचकित नहीं थे। वह भी शुरू में चौंक गया था जब शिरो ने उसे वादे के साथ साथ डेमीगॉटियर जानवर के सिर के अंदर अनुभव की गई यादों के बारे में बताया था। यह प्रशंसनीय था कि जानवर अपने ग्रह की इतनी परवाह करता था कि वह अपना शरीर तक देने को तैयार था। कुछ मायनों में यह पृथ्वी के प्रति मानवता के लगाव के समान था। अपेक्षाकृत सुरक्षित ग्रहों पर आश्रयों में रहने में सक्षम होने के बावजूद यदि उसे एक ग्रह पर रहने का मौका दिया जाए तो कोई भी इनकार नहीं करेगा। जब तक वे मानवीय जानवरों की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम थे, क्विन को संदेह नहीं था कि वे अपना वादा निभाएंगे। प्रयोगशाला में वैज्ञानिक ने जानवर को आजाद करने से पहले उसे माफ करने की विनती की थी। अपनी आजादी वापस पाने के बाद यह आसानी से उन इंसानों से बदला ले सकता था जिन्होंने इसे बंदी बना लिया था और इस पर अत्याचार किया था। और फिर भी उसने किसी भी इंसान को न मारकर उन्हें गैर घातक तरीके से छोड़ने की कोशिश करके उसकी दयालुता का बदला चुकाया था। कुछ मायनों में वे जानवर इंसानों से भी अधिक सम्माननीय हैं। क्विन ने सोचा। मुझे खेद है क्विन, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। सैन्य नेताओं द्वारा अपनी चर्चा में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद लॉन्गब्लेड ने यह बात कही। ये ग्रह प्रमुख खनन बिंदुओं में से एक है जो पृथ्वी पर जन्मे संपूर्ण समूह को पशु क्रिस्टल की आपूर्ति करता है। विशेष रूप से वर्तमान समय में हम ऐसे रणनीतिक बिंदु को छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है कि प्लेनेट हमडिन के अंदर किसी भी अन्य की तुलना में अधिक प्राकृतिक जानवर क्रिस्टल हैं और इसके शीर्ष पर उनके पास वह सुविधा भी थी जिसका उपयोग जानवरों पर प्रयोग करने के लिए भी किया जाता था। क्विन पहले से ही तैयार था कि चीजें इतनी आसान नहीं होंगी, फिर भी वह शांत रहा। डेमीगॉटियर जानवर अब अपनी ओर देख रहा था, उसकी आंखें फटी हुई थीं। ये स्पष्ट था कि वेटन नियंत्रण में नहीं था और वह उत्तर चाहता था। ह्यूमनॉइड जानवर को घेरने वाले सैनिक घबरा गए और अगर यह हिंसक हो गया तो कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। कर्नल लॉन्गब्लेड, क्या आप जानते हैं कि यदि आप उन क्रिस्टलों का खनन जारी रखेंगे तो इस ग्रह का क्या होगा? क्विन ने सवाल किया। जब से जानवरों की खोज की गई है, वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हैं कि वे कैसे बनाए गए हैं। उनमें अन्य स्तनधारियों की तरह प्रजनन अंगों की कमी है। यहाँ मेरे मित्र के अनुसार अब मुझे इसका उत्तर पता है। जानवर मूल रूप से जानवर क्रिस्टल से उत्पन्न होते हैं जो ग्रह द्वारा उत्पादित होते हैं जिन्हें हम खनन करते हैं। आप सभी जानवर क्रिस्टल लेते हैं, तो क्या इसका मतलब ये भी होगा कि आप जानवर के जीवन ले रहे हैं? सभी क्रिस्टल चले जाने के बाद वहां रहेंगे कोई और जानवर नहीं रहेगा और ग्रह नष्ट हो जाएगा। क्विन ने जो सीखा था उसे साझा किया। ह्यूमनॉइड जानवर के अनुसार प्रत्येक ग्रह में एक विशेष प्रकार का क्रिस्टल होता था जिसे वह घोंसला कहते थे, जो उन जानवरों को पैदा करता था, उन्हें बढ़ने देता था। वह घोंसला किसी भी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकता है। हैरानी की बात यह है कि सेना को कभी भी वे घोंसले नहीं मिले, जिससे क्विन को आश्चर्य हुआ कि क्या उन तक पहुंचना मुश्किल था या ये जानकारी केवल ऑस्कर जैसे किसी व्यक्ति को ही पता होगी। यह मर्मस्पर्शी और सब कुछ है, लेकिन यदि आप भूल गए हैं तो हमें अभी भी एक युद्ध लड़ना है। टिल ने क्विन की बात को चुनौती दी। आप स्वयं जानवरों का गियर पहनते हैं, है ना? क्या शापित गुट मजबूत उपकरण बनाने के लिए जानवरों को भी नहीं मारता? जानवरों को मारने और जिस ग्रह पर वे रहते हैं उसे नष्ट करने के बीच क्या अंतर है? ठीक है, वह बिल्कुल इंसान नहीं है। जॉय बुदबुदाया, जोर से कहने में थोड़ा डर रहा था। वह कुछ हद तक टिल से सहमत थे। हालांकि वह समझते थे कि जानवरों को मारने और किसी ग्रह को नष्ट करने के बीच बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन अगर उन्हें दिल्की के खिलाफ मौका खड़ा करना है तो उन्हें संसाधनों की आवश्यकता है। यदि इसका मतलब किसी ग्रह को बर्बाद करना है तो यह मानवता के भविष्य के लिए चुकाई जाने वाली एक छोटी सी कीमत थी। मैं यहाँ इस बारे में बहस करने के लिए नहीं हूँ कि विशेष रूप से आपका समूह या सामान्य रूप से क्रिस्टल के लिए खनन करने वाला कोई अन्य समूह सही है या गलत। क्विन ने कहा, यह वह समझौता था जो हमने ह्यूमनॉइड डेमीगॉटियर जानवर के साथ किया था ताकि वह हमारे साथ काम कर सके, और मैं इस वादे को निभाने का इरादा रखता हूँ। इस तथ्य पर टिल हंसे। पूरी मानवता की परवाह किए बिना जानवरों से वादे करना, जो भी है उससे किसी को और क्या उम्मीद करनी चाहिए? यदि आप भूल गए हैं तो ये ग्रह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हालांकि लॉन्गब्लेड को यह पसंद नहीं आया कि उसका सार्जेंट अपने उद्धारकर्ता से बात कर रहा था, लेकिन वह गलत नहीं था। मैं सार्जेंट टिल की अशिष्टता के लिए माफी मांगता हूं, लेकिन उनके पास एक बात है। आप विश्व नेताओं में से एक हो सकते हैं, लेकिन आप में से प्रत्येक केवल अपने स्वयं के ग्रहों के लिए जिम्मेदार है। केवल हेड जनरल इनू या उनसे अधिक उच्च अधिकार वाला कोई व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। हमें जाने का आदेश दे। क्विन बस विनम्रता से मुस्कुराया, फिर भी शांत। अच्छा, फिर हम ऐसे किसी व्यक्ति से क्यों नहीं पूछते? शापित गुट के नेता ने मेज के बीच में एक अजीब गोलाकार उपकरण रखा। लोगान ने रात में उसे छोड़ने से पहले उसे सौंप दिया था। इसके शीर्ष पर एक बड़ी हरी सतह थी जिसके किनारे के चारों ओर कुछ स्पर्श बटन थे। जब मेज पर रखा गया तो क्विन ने कुछ बटन दबाए और ये थोड़ी देर के लिए चमकने लगा, जब तक कि अंततः इसमें एक होलोग्राफिक आकृति प्रदर्शित नहीं हुई। उस शख्स को पहचानकर फौजी तुरंत खड़े हो गए। हे जनरल सच, मुझे आशा है कि आप अच्छा कर रहे हैं। लॉन्गब्लेड ने अपने वरिष्ठ को सलाम किया। आराम से, सच ने उत्तर दिया। ये देखते हुए कि उसे किसने बुलाया था, सच ने ये सुनिश्चित किया कि वह इसका उत्तर देगा, लेकिन जिस स्थिति में वे इस समय थे उसमें उसे बुलाए जाने की उम्मीद नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम्हें किसमें मदद की जरूरत है क्विन? मैं कल्पना नहीं कर सकता कि तुमने मुझे बिना किसी कारण के दूसरों के सामने यहाँ बुलाया है, सच ने पूछा। कोई भी इस बात से नहीं चूका कि हेड जनरल पहले नाम के आधार पर दूसरे के साथ लग रहे थे। हालांकि इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि क्विन के पास किसी तरह हेड जनरल का निजी नंबर था। आखिर उनका रिश्ता क्या था? क्विन, क्या इसलिए तुम्हें चिंता नहीं हुई? लॉन्गब्लेड को आश्चर्य हुआ। हालांकि हेड जनरल सैक का दर्जा हमसे ऊपर है, हम तकनीकी रूप से पहले हेड जनरल इनू के अधीन थे। भले ही वह इसका आदेश दे, हम तब तक इसका पालन नहीं कर सकते जब तक कि हमारे समूह के लिए एक नया नेता नहीं चुना जाता। आमतौर पर अन्य लोगों के आने और नए प्रमुख जनरल का चयन करने के लिए मतदान और बैठक होगी, या किसी उच्च रैंक सर्वोच्च कमांडर की सिफारिश। सुप्रीम कमांडर स्वयं किसी को प्रभारी नियुक्त कर सकता था, लेकिन ऑस्कर की ओर से भी कुछ नहीं सुना गया था। मैं इस समय हमरिंग पर हूं और मैं चाहता हूं कि इस ग्रह पर सभी गतिविधियां बंद हो जाएं। यदि संभव हो तो ये बहुत अच्छा होगा अगर इसे शापित गुट को सौंप दिया जाए।
बदले में मैं आपको शापित गुट में से एक की पेशकश करने को तैयार हूं। बदले में ग्रह, मुझे पता है कि वे एक ही आसपास नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। क्विन ने अनुरोध किया। हेलेन को समान क्रिस्टल आउटपुट के साथ एक का चयन करने में सक्षम होना चाहिए। जैसा कि दूसरों को संदेह था, सच को उत्तर देने में देर नहीं लगी। मैं आपके अनुरोध का पालन करूंगा क्विन। मुझे लगता है कि यह एक उचित सौदा है और मेरा मानना है कि शापित गुट के नेता के पास ऐसा करने के लिए अपने कारण होंगे। सच ने सिर हिलाया। हे जनरल सच, मेरी रुकावट के लिए क्षमा करें, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि आपके पास ऐसी किसी बात पर सहमत होने का अधिकार है। लॉन्गब्लेड को आगे आना पड़ा। वह नहीं चाहता था कि सिर्फ इस वजह से कोई विवाद खड़ा हो, लेकिन वे सभी सैन्य आदमी थे। उन्हें उचित प्रक्रिया का पालन करना था और यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाना था जिसे ऐसा करने की अनुमति थी। मुझे लगता है कि चुनाव की घोषणा कुछ ही घंटों में हो जाएगी, तो मैं ही आप सभी को बता सकता हूँ। 50 सीटों पर बहुमत से मतदान हुआ था। मैं सच को नए सुप्रीम कमांडर के रूप में वोट दिया गया है। तो हाँ कर्नल, मुझे विश्वास है कि मेरे पास अधिकार है। सच ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। बाकी लोग सोच रहे थे कि क्या उन्होंने गलत सुना होगा या शायद वे सपना देख रहे थे। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि नए सर्वोच्च कमांडर के लिए पहले मतदान क्यों हुआ। क्या चल रहा है? क्या ये सचमुच शहीद जनरल सच है? तक पूछा। सैक ने बस एक आह भरी इस तैयारी के साथ कि शायद वे उस पर विश्वास न करें। यदि आप इंतजार करना चाहते हैं तो आपको जल्द ही पुष्टि मिलनी चाहिए। क्विन, कुछ अन्य घोषणाएं भी होंगी। उनमें से एक इस बारे में होगी कि हीट जनरल इनू ने आपके साथ क्या करने का प्रयास किया था। अध्याय 1181, एक बदलती दुनिया। घटनाओं की एक श्रृंखला थी जिसके कारण सच अगला सर्वोच्च कमांडर बन गया। उनमें से एक ऑस्कर के अवशेषों के साथ बर्था जहाज पर है। उसके शरीर के हिस्से कंटेनर में तैर रहे थे और बाहर कोई और नहीं बल्कि सामंथा खड़ी थी। क्या ये सच है पिताजी कि वास्तव में आपको वापस लाने की कोई संभावना नहीं है? सामंथा ने उत्तर की आशा करते हुए पूछा। लड़की को इस कार्रवाई की निरर्थकता के बारे में पता था, क्योंकि ठीक होने के बाद उसने ऐसा पहली बार नहीं किया था। हालांकि पुनर्प्राप्त शब्द बहुत उदार लग रहा था। हेड जनरल जाग रहा था और बिना किसी के दबाव डाले खा रहा था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे के बैग भारी और काले थे, जो कुछ आराम पाने के लिए उसके संघर्ष की कहानियां बता रहे थे। जेन, ऑस्कर के शीर्ष सहायक, ने सामंथा के फिर से जागते ही सच को सूचित किया था, जिसने बदले में शापित गुट की यात्रा के दौरान जो कुछ भी हुआ था उसे समझाया था। ऐसा क्यों था कि आप अपने अंतिम क्षणों में क्वीन से बात करना चाहते थे? मुझसे, आपकी अपनी बेटी से क्यों नहीं? आप सब कुछ हमारे हाथों में कैसे छोड़ सकते हैं? हम जो सबकी खातिर एक साथ भी नहीं आ सकते, दुनिया इस पर निर्भर है। गिलास तक आते आते उसने कंटेनर को जोर से थपथपाया। यह एक कमजोर प्रहार था जिसमें शायद ही कोई शक्ति थी। यह एकमात्र चीज थी जो वह अपनी हताशा को दूर करने के लिए कर सकती थी। ये समझने में असमर्थ थी कि उसके पिता क्या सोच रहे थे। इससे भी बुरी बात यह है कि प्लग खींचना उस पर निर्भर था। एक माता पिता अपने ही बच्चे से ऐसा कैसे पूछ सकते हैं? फिर भी उसी समय ऐसा महसूस हुआ कि वह अकेली थी जिसे ऐसा करना चाहिए था। अफसोस, एक बात जो ऑस्कर ने ध्यान नहीं दी वही ये थी कि सामंथा ने अभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। डॉक्टर, क्या आप निश्चित हैं कि आप उसे वापस ला सकते हैं? भले ही वह पूरी तरह से स्वस्थ न हो, आपके पास उसकी मदद करने का एक तरीका है। सामंथा ने पलटते हुए खुद को आश्वस्त करने के लिए कहा। क्या आप आगे बता सकते हैं? वृद्ध दिखने वाला सज्जन कमरे के पीछे ही रुका हुआ था, जिससे सामंथा को कुछ हद तक गोपनीयता मिल रही थी। डॉक्टर कहे जाने के बावजूद उसने अन्य लोगों की तरह प्रयोगशाला की वर्दी नहीं पहनी थी जो उससे पहले प्रवेश कर चुके थे। वास्तव में मैं वो काम कर सकता हूं जो दूसरे नहीं कर सकते, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा समय लगेगा। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं उसे दूर ले जाऊंगा। मेरी एकमात्र शर्त यह है कि दुनिया को पता होना चाहिए कि ऑस्कर, जैसा कि वह वर्तमान में है, अब नहीं है। जहां तक आपके दूसरे प्रश्न का सवाल है, आप पहले से ही जानते हैं कि वहां ऐसी चीजें हैं जो अब मानव नहीं है। उस आदमी ने उत्तर दिया। सामंथा अपने निचले होंठ को चबा रही थी, फिर भी अपने पिता की इच्छाओं का पालन करने और उनकी बेटी के रूप में अपनी स्वार्थी इच्छा के बीच खुद से संघर्ष कर रही थी। सुविधा केंद्र के अंदर का अलार्म एक बार फिर बज उठा और सैनिक, गार्ड और डॉक्टर भागते हुए कमरे में दाखिल हुए। जब वे अंदर गए तो उन्हें फर्श पर कुछ तरल पदार्थ के बीच टूटे हुए कांच के कई टुकड़े दिखाई दिए। इतना ही नहीं, ऑस्कर के शरीर के कुछ हिस्से भी फर्श पर पड़े थे, फिर भी एक हिस्सा स्पष्ट रूप से गायब था, वह था सिर। क्या हुआ जनरल सामंथा? क्या कोई घुसपैठिया था? सार्जेंट फे ने पूछा, क्योंकि उसकी क्षमता ने उसे साइट पर पहला व्यक्ति बनने की अनुमति दी थी। नहीं, कोई घुसपैठिया नहीं था, सामंथा ने बेजान होकर उत्तर दिया। यह मेरे पिता की इच्छा थी कि मुझे अब जीवित न रखा जाए, इसलिए मैंने उनके अनुरोध का पालन किया। चूंकि मैं इसे अपने हाथों से करना चाहता था, इसलिए किसी को अलार्म बंद करने के लिए नहीं कहने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फे, जो लड़की के ठीक होने के दौरान उस पर नजर रख रही थी, उसने सोचा कि यह सबसे अच्छा है। ऑस्कर को जीवित छोड़ने से उसे केवल झूठी आशा मिलेगी। वह वास्तव में इसके बारे में केवल तभी भूल सकती थी जब उसे आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती। कहां से? डॉक्टरों ने निकाल दिया। मैंने इससे छुटकारा पा लिया, समंथा ने उत्तर दिया। हालांकि सामंथा के आसपास के लोगों ने उससे कहा कि आराम करना और अपने दुख से उबरने के लिए समय निकालना सबसे अच्छा है, शायद अपने पिता के लिए अंतिम संस्कार की तैयारी करे। उसने तर्क दिया था कि आगे बढ़ना ही उसके लिए सबसे अच्छा है। काम करते समय उसके पास जो कुछ भी होने वाला था उसे भूलने के लिए काफी समय होता था, और वह जानना चाहती थी कि अगला मामला क्या होगा। सब कुछ पढ़ने के बाद वह अपने ऑफिस में बैठ गई। इसलिए बोर्ड ने इस पर वोट डालने का फैसला किया है कि अगला सुप्रीम कमांडर कौन होना चाहिए, और उन्होंने मुझे उम्मीदवारों में से एक माना है। खैर, यह अपेक्षित है, उन्हें सोचना चाहिए कि मेरे पिता ने मुझे इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाया। बोर्ड में सेना में वे लोग शामिल थे जिनके पास विरासती पद था। वे 10 लोगों का एक समूह थे जिनकी पारिवारिक वंशावली सेना की नई शैली के निर्माण से बहुत पहले से ही चली आ रही थी। दल की हमले से पहले पुरानी दुनिया में ये ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत ताकत और प्रभाव था। हालांकि जैसे जैसे चीजें बदलने लगी और दुनिया ने सत्ता की परवाह करना शुरू कर दिया, स्थिति बदल गई। लेकिन इन लोगों ने, जिन्होंने मूल रूप से सत्ता की वर्तमान स्थिति को प्रायोजित किया था, उन्हें एक विरासती पद दिया गया था और उन्हें कुछ निर्णय लेने का प्रभारी बनाया गया था। कुल मिलाकर 10 थे, लेकिन फिर भी वे स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ थे। जितने लोग मिलिट्री के थे, उनमें से कुल 50 को सीटें दी जाएंगी। इन सीटों ने इस जैसे बड़े निर्णयों के लिए वोट के रूप में काम किया।
जहां तक सीटों की बात है, उन्होंने स्थानीय चुनाव की तरह ही काम किया, जिसमें सेना के लोगों द्वारा मतदान किया जाता था। दुर्भाग्य से ये व्यवस्था भी भ्रष्टाचार से रहित नहीं थी। यह एक खुला रहस्य था कि उच्च पदों पर बैठे लोग अक्सर वोट प्राप्त करने और रैंक में ऊपर उठने के तरीके के रूप में उच्च स्तरीय क्षमता वाली पुस्तकों या अन्य प्रोत्साहनों का उपयोग करते थे। स्वाभाविक रूप से मजबूत लोगों को भी बहुत सारे वोट मिलेंगे। इस तरह ऑस्कर, जिसे युद्ध के नायकों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया था, अंततः अपने पद पर भी पहुंच गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जल्द ही सामंथा ने फोन किया था। नमस्कार, मैं हेड जनरल सामंथा वाइट बोल रही हूँ। मैं आपको केवल ये बताना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे दिवंगत पिता के पद के संभावित उत्तराधिकारियों की सूची से हटा दें। मुझे क्या लगता है कि किसके लिए सबसे उपयुक्त होगा भूमिका। भले ही सामंथा खुद सुप्रीम कमांडर नहीं बनना चाहती थी, फिर भी उसके पास एक वोट था। वह जानती थी कि उसके बहुत सारे समर्थक होंगे और वोट स्वयं सार्वजनिक हो गए थे, इसलिए दूसरों को पता था कि उन्हें किसने वोट दिया है। सामंथा के अनुयायी भी उसी का अनुसरण करना पसंद करेंगे जिसके बारे में उनका मानना है कि वह अगला नेता बनने के लिए उपयुक्त होगा। जब हम एक साथ संयुक्त मिशन पर थे तो हेड जनरल सेकी थे जो दौड़कर आए थे। उसने मेरी सलाह बिल्कुल नहीं सुनी और उसे अपनी क्षमताओं पर बहुत भरोसा था, लेकिन वह वहीं रहा और मदद करने की पूरी कोशिश की। उनके जैसा कोई व्यक्ति पृथ्वी पर जन्मे समूह का नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। हाँ, मेरे पास नामांकन है, सामंथा ने कहा। कुछ ही समय बाद वोटों की गिनती की गई। प्रत्येक व्यक्ति ने अपना कारण बताया कि वे सर्वोच्च कमांडर बनने के लिए सबसे उपयुक्त क्यों थे, लेकिन उन्हें समझ आया कि यह ज्यादातर दिखावे के लिए था। इस बिंदु पर कोई भी शब्द दूसरों को प्रभावित नहीं करेगा। सभी ने पहले ही अपना वोट डाल दिया है। जैसा कि अधिकांश लोगों को उम्मीद थी, सबसे अधिक वोट पाने वाला हेड जनरल सच निकला। अधिकांश के लिए हेड जनरल हमेशा 3 सबसे संभावित उम्मीदवार रहे हैं। इनू के गायब हो जाने और सामंथा के अपना पद छोड़ने के बाद वास्तव में उसका मुकाबला करने वाला कोई और नहीं था। पुरानी व्यवस्था के तहत अन्य जनरल, यहाँ तक कि कुछ पूर्व प्रमुख जनरल भी थे, लेकिन उनके लिए वोट विभाजित हो गए, जिससे ये तय नहीं हो पाया कि कौन शीर्ष पर पहुंचेगा। फिर भी जब ये सब हो रहा था तो विडंबना यह है कि उनमें से किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। हेड जनरल सैक वर्तमान में शापित गुट के जहाज पर वी के तरीके सीख रहे थे। तभी उसे क्वीन का फोन आया था, जैसा कि उसने कहा भी था। अब जब एक नया सर्वोच्च कमांडर चुना गया है तो इंसानों और दुनिया को आने वाली खबरों के बारे में पता चल जाएगा। आपातकालीन प्रसारण प्रणाली का एक बार फिर उपयोग किया गया। स्क्रीन पर केवल विश्व नेताओं में से कोई भी नहीं था। सभी के लिए आश्चर्य की बात यह थी कि विश्व प्रसिद्ध रिपोर्टर बोनी हाथ में कागज के टुकड़े लिए वहां खड़ी थी, जैसे कि वह कोई समाचार अंक हो। सभी को नमस्कार। आज आपके साथ कुछ जरूरी जानकारी साझा करना मेरे लिए सम्मान की बात है, जिसे दुनिया जानना चाहती है। ये ब्रेकिंग न्यूज जस्ट बॉन्ड शापित गुट और वी से संबंधित है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा रिपोर्ट करने के लिए कि आज सुप्रीम कमांडर ऑस्कर अपनी भूमिका से सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनके उत्तराधिकारी का चयन पहले ही किया जा चुका है। 1182 विश्व परिवर्तन दिवस। विश्व प्रसारण समाप्त हो गया था और इसके 2 मुख्य संदेश थे जो इसने दूर दूर तक सभी को दिए थे। पहला तथ्य यह था कि ऑस्कर, जो पहले दिल की युद्ध के बाद से सर्वोच्च कमांडर था, अपना पद छोड़कर सेवानिवृत्त हो गया था। बेशक केवल कुछ ही लोग थे जो वास्तव में सच्चाई जानते थे। इससे क्वीन को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने इस तरह की बात पर झूठ बोलना क्यों चुना। शायद उन्हें डर था कि ऑस्कर की मौत के बारे में जानकर मानव जाति का मनोबल गिर जाएगा। नहीं, इससे भी बुरी बात यह थी कि वे जनता के सामने यह बात नहीं लाना चाहते थे कि ऑस्कर हार गया। जनता के लिए वह व्यक्ति था जो दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति था। इंस्टन नहीं, क्वीन या ओवन नहीं, बल्कि ऑस्कर था। वह उनकी आशा थी, इसलिए यह ऐसी जानकारी थी जिससे उन्हें हर कीमत पर बचना था। उस घोषणा के साथ ही सच के लिए भी अपना परिचय देने का समय आ गया था। भूमिका ग्रहण करने के बाद सच का एक संक्षिप्त भाषण था। यह वह था जिसने प्रेरणादायक बनने की कोशिश की। इसे स्थापित किया गया था, इसलिए मानव जाति को चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि सब कुछ वैसा ही रहेगा। ऑस्कर की सेवानिवृत्ति के अलावा इस बदलाव का कोई कारण नहीं था। हालांकि जो लोग ऊपर काम करते थे वे जानते थे कि कुछ गड़बड़ है। भले ही उन्हें ऑस्कर की मृत्यु के बारे में नहीं बताया गया था, वे जानते थे कि सामंथा अभी भी थी और उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना नामांकन और वोट छोड़ दिया। विश्व प्रसारण वहीं समाप्त हो गया और फिर सेना में उन सभी लोगों के लिए एक अलग प्रसारण चला गया जो अर्थबॉन्ड समूह का हिस्सा थे। ये संदेश हेड जनरल इनू की मौत के बारे में था। कुछ छिपाना असंभव है, ये देखते हुए कि यह पहले से ही कुछ लोगों के बीच फैल चुका है। अच्छी खबर यह थी कि बोनी ने क्वीन को अच्छी छवि में दिखाने की पूरी कोशिश की थी। जब उन पर पहली बार हमला किया गया था तब के फुटेज थे और दिखाया गया था कि उस समय बोनी और वॉर्ड दोनों जहाज पर थे। अंत में दृश्य से पता चला कि इनू एक वी था, कोई खून का आदी था। वीडियो हर जगह दिखाए जाने के बावजूद कुछ लोगों को संदेह था कि इनू वास्तव में क्या थी। सच, जो अब पहले से ही कुछ हद तक सच्चाई जानता था। सामंथा और ऑस्कर के कई करीबी लोग जो अब सामंथा के अधीन थे, उन्हें वीडियो के बारे में संदेह था। ऑस्कर और इनू उस समय कमरे में थे जब उन्होंने अपना अनोखा जाल बिछाया था। खून बहते समय इनू ने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। यही कारण है कि उनके लिए उसे थोड़ी मात्रा में रक्त के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हुए देखना थोड़ा अजीब था। फिर भी यह खबर किसी कारण से बाहर नहीं गई थी और इसके बजाय सेना की बात इन्हीं 2 बिंदुओं पर केंद्रित हो गई थी। सैच को चुना गया। सामंथा के बारे में क्या? आखिरकार वह ऑस्कर की बेटी थी। मैंने एक सीट से सुना कि सामंथा कोई विकल्प नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने नामांकन अस्वीकार करने का फैसला किया है। फिर भी सच को अच्छा काम करना चाहिए। मैंने पहले भी उसके अधीन काम किया है और वह अपनी क्षमता के बिना भी कुशल है। लेकिन यह एक आश्चर्य की बात थी, है ना? ऑस्कर के अचानक सेवानिवृत्त होने के बारे में क्या? मेरा मतलब है, वह थोड़ा बूढ़ा हो गया था, अपने चरम पर था, लेकिन उसकी क्षमताएं अभी भी मजबूत हैं। शायद वह अब सर्वोच्च कमांडर नहीं होगा, लेकिन हम अभी भी उसे देख सकते हैं अग्रिम पंक्ति। क्या तुम पागल हो? वह आराम का हकदार है। उसने पहले युद्ध में पहले ही बहुत कुछ किया था, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। मैं हेड जनरल इनू के बारे में बात कर रहा था। वह कैसे भी था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अगर एक हेड जनरल भी हो सकता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि दलकी के साथ काम करने वाला कोई भी हो सकता है? यह एक डरावना विचार है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इसे बाहर प्रसारित नहीं करने का फैसला किया।
मैंने वास्तव में सोचा था कि शापित गुट ने हमला किया था किसी अन्य कारण से, लेकिन उस वीडियो में ये स्पष्ट था कि उन पर घात लगाकर हमला किया गया था और वे भाग्यशाली थे कि वे जीवित बच निकले। आपको क्या लगता है कि शापित नेता कितना शक्तिशाली है? क्या आपने देखा कि वह अजीब शक्ति का उपयोग कर रहा था? कोई भी उसके करीब भी नहीं पहुंच सका। चर्चाएं यही नहीं रुकी, लेकिन अर्थबोन समूह चुप नहीं रह सका। आखिरकार ये दुनिया बदलने वाला दिन था। मडिन पर वापस चीजें सुचारू रूप से चल रही थीं। ये जानने के बाद कि सर्वोच्च कमांडर की भूमिका अब सच्ची है, उसके बाद चीजें सुचारू रूप से आगे बढ़ी। एक आधिकारिक आदेश आया और लॉन्गब्लेड तुरंत काम पर लग गया। लॉन्गब्लेड और उनकी टीम अभी भी ग्रह को वैसे ही छोड़ने के बीच में थी जैसी वह थी। इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि बड़े परिवहन जहाज द्वीप से और जा रहे थे, जिसका मतलब ये भी था कि क्वीन और अन्य लोगों के लिए भी छुट्टी लेने का समय आ गया था। उन्होंने वह सब कुछ हासिल कर लिया था जिसे पूरा करने की आवश्यकता थी, और अब शापित गुट को उस जहाज पर जाना था जिसमें वे आए थे। उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए कर्नल लॉन्गबाल्डे, सार्जेंट राफा और सार्जेंट एवियन थे। एवियन ने कहा, उस जहाज में उस मशीन को रखने में बहुत मेहनत लगी, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपका समूह इसका सावधानी से इलाज करेगा। फैक्स, आप विनम्र हैं। जब मैंने पहली बार उस चीज का उपयोग करना शुरू किया था तब मैं उससे कहीं बेहतर था। मुझे लगता है कि शायद हमारे पास दोबारा मैच था, हमें नहीं पता होगा कि विजेता कौन होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धन्यवाद, फैक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अभ्यास करता रहूंगा। शापित जहाज पर मेरे कुछ मजबूत प्रतिद्वंद्वी हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि मैं इस चीज का परीक्षण कर सकता हूं। अरे, अगर मैं वास्तव में चाहता तो मैं फिर से जानवर से लड़ने की कोशिश भी कर सकता था। उसके पीछे अपना अंगूठा इशारा करते हुए। ये देखने में कोई अजीब दृश्य नहीं था, इंसानों के साथ एक जानवर, क्योंकि उन्होंने भी परिवार की क्षमता वाले लोगों को भी ऐसा ही करते देखा था। जो अजीब लगा वह ये था कि जिस जानवर से एवियन अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ रहा था वह उनके ठीक पीछे खड़ा था। क्वीन, मैं दूसरे सार्जेंट के व्यवहार के लिए माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि आप उन्हें दोष दें। समय पूरी मानव जाति के लिए कठिन है। रेफर ने कहा, मुझे लगता है कि अब खबरें सामने आने के बाद आपकी स्थिति थोड़ी बेहतर हो जानी चाहिए। कम से कम इतना अच्छा है कि अब आपको अपनी पहचान छिपानी नहीं पड़ेगी। फिर भी वहां ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ अलग व्यवहार करेंगे, भले ही आप थे टीएवी। कुछ तो क्वीन अच्छी तरह से जानता था। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके साथ पूरी जिंदगी एक बहिष्कृत व्यवहार किया गया, न कि केवल तब जब वह भी बन गया था। मुझे लगता है कि अलविदा कहने की बारी आखिरकार मेरी है। सबसे पहले मुझे ये देखकर खुशी हुई कि मेरी बेशकीमती तलवार लैला के हाथों में आ गई है। हालांकि आपके कौशल सर्वश्रेष्ठ नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि आपके खिलाफ लड़ते समय आपके पास दिल था, शुद्ध एजेंट। मैं ये भी जानता हूं कि शापित जहाज पर आपके पास मुझसे कहीं बेहतर शिक्षक है। लॉन्गब्लेड ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मैं पूछ सकता हूं, तुम्हें तलवार कहां से मिली? क्वीन को आश्चर्य हुआ। दुर्भाग्य से वह कहानी उतनी वीरतापूर्ण नहीं है जितनी मैं चाहूंगा। मुझे लगता है कि आप सोच रहे होंगे कि इसे पाने के लिए मैंने किस महान जानवर को हराया, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं था। मैंने देखा कि कुछ कमजोर जानवर इसे अपने साथ ले जा रहे थे मुंह और बस संयोगवश उसका सामना हो गया, लेकिन यदि कोई पूछे तो उन्हें ये बताना सुनिश्चित करें कि मैंने किसी प्रकार के शक्तिशाली अजगर को हराया है। लॉन्गब्लेड हंसा। मुझे यकीन है कि यह आखिरी बार नहीं होगा जब हम दोनों मिलेंगे। दिल्की ने अभी तक पूरी तरह से काम नहीं किया है, लेकिन एक समय ऐसा भी आ सकता है जब हम सभी एक साथ लड़ रहे हों। मैं आपको और आपके समूह को शुभकामनाएं देता हूं। सुरक्षित भ्रमण। अलविदा कहते हुए वे जहाज पर चढ़ गए और आश्रय से बाहर निकल गए। उन्होंने लोगान और वोडेन को भी उठा लिया था जो थोड़ी दूरी पर छिपे होंगे। सच में वोडेन वापस आने और दूसरों को भी देखने के लिए इंतजार नहीं कर सका। जब विश्व प्रसारण भेजा गया था तो मनुष्य अकेले नहीं थे जिनके पास ये जानकारी थी कि एक नया सर्वोच्च नेता चुना गया है। फिलहाल अंधेरी गुफा जैसे कमरे के अंदर ग्राहम एक मेज पर बैठा था। तो इंसानों ने अपने नेता के साथ जो हुआ उसके बाद उसे बदलने का फैसला किया है। स्लाइसर भी जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा शांत है। मुझे लगता है कि इसका सिर्फ एक ही मतलब है, ग्राहम ने खड़े होते हुए कहा। अब समय आ गया है कि मैं अंततः अपना कदम उठाऊं। ये पूर्ण युद्ध का समय है। परिवार लौट आया। क्विन, शिरो और सिल के अलावा अन्य लोगों को अभी भी नए मानवीय जानवर को देखना बाकी था जो अब वोडेन की चेतना में बसा हुआ था। एक बार जब वह जहाज पर चढ़ गया तो शापित समूह को उससे नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। उसका जानवर रूप वैसा ही लग रहा था जैसा क्विन ने पिछले दिन देखा था। वह अभी भी ज्यादातर काले फर से ढका हुआ था और उसकी पीठ पर एक विशाल पूंछ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके विकास ने उसकी उपस्थिति में कुछ मामूली बदलाव किए। एक राजा स्तरीय जानवर के रूप में उसकी पूंछें एक साथ गुच्छित थीं और एक फूल की तरह थीं, जिससे यह बताना मुश्किल हो गया था कि यह एक टुकड़ा है या नहीं, लेकिन अब जब पूंछें लंबी हो गई हैं तो वे बिच्छू के डंक के समान दिखने लगी हैं। वे जमीन से इंच ऊपर की ओर मुड़े और फिर से नीचे की ओर मुड़ने से पहले कंधे के क्षेत्र के चारों ओर मंडराने लगे। उसके ऊपर अब जानवर के अग्रबाहुओं से निकले हुए पंख के समान कठोर टुकड़े दिख रहे थे, फिर भी उनके ऊपर नरम फर था। ऐसा लगता है कि प्रत्येक विकास के साथ उसका स्वरूप बदलता और बढ़ता रहेगा। मुझे लगता है कि रेटिन के साथ ये बताना कठिन होगा क्योंकि डेमीगॉड टियर बीट्स की क्षमता ये बताती है कि उसका वास्तविक शरीर कैसा दिखता है। क्विन ने सोचा। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, फैक्स ने उत्साह से कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाया और वोडेन के शरीर को सहलाने की कोशिश की। वहां मर्डी से बहुत बेहतर, टेल्स बहुत अच्छा है। मैला, पूंछ, लैला ने थोड़ा भ्रमित होकर दोहराया। जानवरों के लिए उपनाम, उनके दिमाग अभी भी शरीर में है, इसलिए मैंने सोचा कि यह हमारे लिए अंतर करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है कि कब ब्लेड लड़के नियंत्रण में है और कब जानवर नियंत्रण में है। फैक्स ने समझाया। अब ये कहने लायक एक अच्छी बात थी। यदि वे लगातार उन्हें डेमीगॉड टियर जानवर और एम्परर टियर जानवर कहते रहे तो उन पर नजर रखना कठिन होगा। एकमात्र समस्या ये थी कि क्या जानवर इन उपनामों से सहमत थे या नहीं, लेकिन कम से कम उन्होंने अब तक कोई विरोध नहीं किया था। निरीक्षण, सम्राट स्तरीय मानव सदृश जानवर, विकास संभव। अगला विकास 0%। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसा कि अपेक्षित था, विकसित होने के बाद उन्हें मजबूत बने रहने के लिए अधिक क्रिस्टल का उपभोग करने की आवश्यकता होगी। दुर्भाग्य से मड्डी के भंडार से बहुत सारे क्रिस्टल का उपयोग क्विन द्वारा टेल्स के शरीर को एक चरण में विकसित करने की अनुमति देने के लिए किया गया था। सामान्य तौर पर क्रिस्टल की कमी के कारण शापित गुट के लिए भी आवश्यक राशि जुटाना कठिन था। इस समस्या को हल करने के लिए क्विन ने एलेक्स को वैम्पायर वर्ल्ड से प्राप्त रक्त क्रिस्टल तैयार करने के लिए कहा था।
वह आशा कर रहा था कि शायद जानवर उन क्रिस्टलों को भी संसाधित कर सकते हैं। यह एक भारी निवेश था, लेकिन क्विन को यकीन था कि अगर वे दानव स्तर के जानवरों के रूप में विकसित हो सकते हैं तो ये सब इसके लायक होगा। जब सभी को वोर्डन के नए रूप का निरीक्षण करने का मौका मिला तो वह वहां गया जहां लैला वर्तमान में थी। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। हेलो लैला, मुझे लगता है काफी समय से नहीं मिल पाया हूँ, वोर्डन ने एक चुटकुला सुनाने की कोशिश करते हुए कहा। मिलिट्री स्कूल में उन दोनों की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन जल्द ही वे एक साथ अपने अनुभवों के कारण करीब आ गए थे। लड़की वोर्डन के पास गई और बिना किसी हिचकिचाहट के उस मानवीय जानवर के शरीर को जोर से गले लगाया। नर्म महीन फर को महसूस करना काफी अनुभव था और उसका सिर जानवर के कठोर पेट के स्तर पर था। तुम्हारा वापस आना अच्छा है। लैला वोर्डन को देखकर मुस्कुराने के लिए कुछ कदम दूर चली गई। उस संक्षिप्त क्षण में उसे कुछ एहसास हुआ था। वोर्डन के लिए जो चिंगारी उसके मन में थी वह गायब हो गई थी। लैला को यकीन नहीं था कि यह टेल्स के शरीर में रहने वाले वोर्डन के कारण था, या यदि यह उस समय के कारण था जो उन्होंने एक दूसरे से अलग बिताया था, लेकिन उसे देखकर और उससे बात करते हुए उसके मन में वैसी भावनाएं नहीं थी जो वह किसी और के लिए महसूस करती थी। शायद अपनी भावनाओं के बारे में स्पष्ट बता देने के कारण ही उसके मन ने अपना संकल्प बना लिया था। मुझे लगता है कि इसका मतलब यह है कि अब मुझे पता है कि मैं वास्तव में किसे पसंद करता हूँ। जब तक कि मैं वास्तव में इतना उथला न हो जाऊं और वोर्डन के लिए मेरे मन में भावनाएं न आ जाए, क्योंकि अब वह एक जानवर के शरीर में है। लैला ने सिल की ओर देखा, लेकिन उसे देखकर भी उसे कभी कुछ महसूस नहीं हुआ, इसलिए वह सिर्फ उसकी शक्ल के कारण वोर्डन की ओर नहीं जा सकती थी। शापित जहाज पर पहुंचने पर सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा उन्होंने छोड़ा था। अचानक हमले या परेशानी का कोई संकेत नहीं था। क्विन को प्योर दिल की से आधी उम्मीद थी, हो सकता है कि इनू के समूह के कुछ स्ट्रगल भी उस पर हमला कर दें, जबकि वह नेता के रूप में दूर था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भाग्य एक बार उनके पक्ष में था। जैसे ही उनका जहाज उतरा, वहां पहले से ही कुछ लोग उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक थे। सैम, पीटर और बोर्डन डॉकिंग बे पर खड़े होकर उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जहाज से बाहर निकलते हुए उन्होंने क्विन और अन्य लोगों को दो शक्तिशाली मानव सदृश जानवरों के साथ देखा। सैम की अंतरात्मा उसे बता रही थी कि उसे अपनी जान बचाने के लिए भाग जाना चाहिए, उसके हाथ डर से कांप रहे थे। मेरा भाई, बोर्डन चिल्लाया जब वह आगे बढ़ा और मिट्टी के जानवर के कंधों के ऊपर कूद गया। मैं आपसे आने वाली प्रबल शक्ति को महसूस कर सकता हूँ। जैसा कि अपेक्षित था, मुझे पता था कि मेरा भाई एक सामान्य शरीर को स्वीकार नहीं करेगा। केवल सबसे अच्छा ही उसके लिए उपयुक्त है। बॉर्डन, सिल ने पुकारा। गलत वाला, मुझसे दूर हो जाओ छोटे बदमाश, रेटन ने शिकायत की। जैसे ही उसकी बाहें बॉर्डन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, उसने उसे अपने कंधे से गिराने का प्रयास किया। हालांकि उन दोनों ने सत्ता संघर्ष में प्रवेश किया क्योंकि बॉर्डन ने अपनी सारी ताकत लगा दी। तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने सोचा कि तुम मेरे भाई हो, बॉर्डन चिल्लाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बॉर्डन, तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा, वोर्डन ने बात की और उसकी आवाज सुनकर भले ही विकृत हो, वोर्डन ने जल्दी से अपने पैरों को धक्का दिया, जिससे जानवर के कंधे पर कुछ मिट्टी टूट गई और इसके बजाय टेल्स के कंधे पर छलांग लगा दी। रेटन बड़बड़ाता रहा, फिर भी उसके क्षतिग्रस्त कंधे स्पष्ट गति से ठीक हो गए। लिटिल बॉर्डन, मैं देख रहा हूं कि तुम सुस्त नहीं पड़ रहे हो। मैं भी तुम्हें देखकर खुश हूं, वोर्डन ने बॉर्डन का सिर थपथपाया। जब वे दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे तो इतनी हार्दिक शुद्ध मुस्कान थी कि विशेष रूप से एक व्यक्ति को पता ही नहीं था कि क्या करना है। एक अन्य व्यक्ति उसके पास आया, उसने बस वोर्डन के पेट पर हल्का सा मुक्का मारा। आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, पीटर बोला। अगर कोई आपके जाने से पहले इस दुनिया को छोड़ने का हकदार है तो वह मैं हूं, और इस समय मुझे मारना बहुत कठिन है, इसलिए इसे याद रखें। हमारे साथ आए, कुछ ऐसा है जो हमें आपको दिखाने की जरूरत है। ये सुनकर बॉर्डन मुस्कुराने लगा, लेकिन वोर्डन को पता नहीं था कि इसका क्या मतलब हो सकता है। उन्हें बताया गया था कि कितनी चीजें बदल गई हैं, लेकिन वास्तव में ये सब देखना बिल्कुल अलग बात थी। ये ठीक होना चाहिए। मैंने शापित सदस्यों को सूचित कर दिया है कि हमारे पास 2 जानवर हैं, इसलिए उन्हें बहुत अधिक चौंकना नहीं चाहिए। कृपया दूसरों के बहुत करीब न जाएं। सैम ने ये जानकर सावधान किया कि उसका अपना शरीर कैसा महसूस कर रहा है, शायद अन्य लोग उन्हें देखकर बेहोश हो जाएंगे। जल्द ही पीटर और बॉर्डन व्यावहारिक रूप से वोर्डन को अपने साथ खींच रहे थे। रेटन को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे उसे क्या दिखाना चाहते थे, उसे बस थोड़ा आराम करने में अधिक रुचि थी। अभी के लिए वह छोटे बम सिल की देखभाल करेगा। जैसे ही दोनों उसे जहाज के माध्यम से खींचते रहे, वोर्डन ने अपना सिर बाएं और दाएं घुमाया, सभी अद्भुत दृश्य जो वह देख सकता था। जब वह क्विन और अन्य लोगों से अलग हुआ था तो उसे काफी समय हो गया था और वह उस द्वीप पर फंसा हुआ था। क्विन, आप एक विश्व नेता बन गए हैं और आप वास्तव में दुनिया को बदलना शुरू कर रहे हैं। काश मेरा भी आपके जैसा लक्ष्य होता। मेरी क्या करने की इच्छा है, वोर्डन ने सोचा, और आखिरकार वे एक दालान में पहुंच गए जहां बाहर से उत्साहित बातचीत की आवाज आ रही थी। दरवाजा खुला, बच्चों से भरा एक कमरा दिखाई दिया, लेकिन वे कोई साधारण बच्चे नहीं थे। क्या आप उन्हें याद करते हैं? ये सभी ब्लेड द्वीप के बच्चे हैं जिन्हें आप तब बचाना चाहते थे। हम तब से उनकी देखभाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह जानना अच्छा होगा कि वे अंततः आपको धन्यवाद कह सकते हैं, पीटर ने समझाया। सैम के साथ वापस आकर बहुत कुछ करना बाकी था। फिर भी ऐसी यात्रा के बाद उन्होंने समूह को एक विराम अवधि प्रदान की। क्विन के लिए नौकरी की सूची अंतहीन लग रही थी। वह प्यो और उसकी शक्तियों के बारे में लैला के साथ कुछ चीजों पर चर्चा करना चाहता था, नेट और गुड के बारे में जांच करना चाहता था, शापित ग्रहों और हेलेन के बारे में सैम से मिलना चाहता था, और एलेक्स और दानव के बारे में जांच करना चाहता था। स्तरीय हथियार। तो अब आप वास्तव में क्या करने की योजना बना रहे हैं? ऐसा लगता है कि सिल के पास अभी भी अपनी शक्तियां हैं, इसलिए उसे जानवर को हिलाने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि टैबलेट में मौजूद व्यक्ति ने आपको चेतावनी दी थी कि वह इसके लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होगा, लेकिन हमें अभी भी इनों की इच्छाओं का पालन करने की आवश्यकता है, विंसेंट ने पूछा। मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैं उस अजगर से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत हूँ। जब मैंने उन क्रिस्टलों पर गॉन्टलेट का उपयोग किया तो अब मैं उन 2 शक्तियों की तुलना कर सकता हूँ जो मैं बता सकता हूँ, और उन लोगों के साथ अभी भी समस्याएं हैं जो लड़ते समय शुद्ध समूह का हिस्सा हैं, लेकिन मैं उन सभी से अधिक जो करना चाहता हूँ वह है आखिरी व्यक्ति वापस, आप विंसेंट। 1184 रक्त वितरण। इसे पहले से ही एक आशीर्वाद माना जा सकता है कि शापित समूह एक ही ग्रह पर एक नहीं बल्कि 2 मानव सदृश जानवरों को खोजने में कामयाब रहा, जिससे उन्हें एक ही बार में सिल की इच्छा पूरी करने की अनुमति मिल गई।
3 मानव सदृश जानवरों को ढूंढना, विशेष रूप से इतने ऊंचे स्तर के जानवरों को ढूंढना, मानने के लिए बहुत अधिक होता। निस्संदेह ये केवल पृथ्वी पर जन्मे लोगों के समूह के कारण ही संभव हो सका। यदि कोई लॉन्गब्लेड के समूह को बैकअप के लिए अनुरोध करने के लिए मजबूर करके भाग नहीं गया होता, तो शापित समूह को मर्डी के बारे में कभी पता नहीं चल पाता और यह पूरी तरह से लोगान के इधर उधर भटकने के कारण था कि वे टेल्स से मिले। क्विन को तीसरी बार यह पुष्टि करते हुए सुनने के बाद कि वह उसे वापस लाना चाहता है, विंसेंट को इस बारे में कुछ कहना था। क्विन, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपका समर्थन करूंगा। आपको इतने लंबे समय तक लड़ते हुए देखने के बाद न केवल आपका मार्गदर्शन और सलाह देकर, बल्कि आपके पक्ष में सक्रिय रूप से लड़कर आपकी मदद करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। ऐसा कहा जा रहा है, मैं पहले ही अपना जीवन जी चुका हूं, क्विन। अंत में मैंने पिशाच बनना भी छोड़ दिया ताकि अंततः इसका अंत हो सके। मुझे यकीन था कि जिन लोगों की मैं परवाह करता था वे पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई नया व्यक्ति होगा जिसकी मैं परवाह करूंगा। यही कारण है कि मैं नहीं चाहता कि आप मुझ पर बहुत अधिक प्रयास बर्बाद करें। आइए हम इनो को उसके प्रस्ताव पर ले लें या देखें कि क्या लोगान एक क्लोन बना सकता है। क्विन विंसेंट को बीच में रोकना चाहता था और कई कारणों से जवाबी बहस करना चाहता था। ये ज्ञात था कि एक क्लोन का जीवन लंबा नहीं होता है और इनो पर इस तरह का भरोसा करना एक बड़ी गलती थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसे इस बात से अनभिज्ञ होना चाहिए था कि विंसेंट अभी भी सिस्टम में था। मुझे पता है कि आप उस पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन इनो के क्लोन अभी भी अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम है। आपने इसे देखा है और इसे महसूस किया है। अगर मुझे किसी मानवीय जानवर के शरीर का उपयोग करना सीखने के बजाय अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने का मौका मिले तो मैं कहीं अधिक मददगार होऊंगा। जहां तक 10 वर्षों की बात है, मेरे लिए ये समय आपको इस युद्ध को जीतने में मदद करने, आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने और आपको मेरी इनो की पारिवारिक लाइन को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप टैलेंट हैं, लेकिन आप में इनो का खून है। विंसेंट के जीवन को अपने दृष्टिकोण से अनुभव करने के बाद क्विन ने उस समय बूढ़े व्यक्ति की भावनाओं को साझा किया था। उनके वंशज को पता था कि उनके पूर्वज इस बात से पीछे नहीं हटने वाले थे, उन्होंने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था। उद्धरण ... ठीक है, लेकिन हम पहले लोगान से इस बारे में पूछेंगे। यदि वह ऐसी बॉडी बनाने में असमर्थ है, तो अगली बार जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं इनो से एक बॉडी बनाने का अनुरोध करूंगा। उम्मीद है कि उसे सब कुछ पता चले बिना। क्विन अनिच्छा से सहमत हुए। इस कठिन बातचीत को समाप्त करते हुए क्विन बाकी सबसे खराब हिस्सों को खत्म करने के लिए तैयार था। उसने आगे लैला को खोजने का फैसला किया। अपनी वापसी की उड़ान में क्विन ने देखा कि वह नीचे गिरी हुई लग रही थी। परिस्थितियों को देखते हुए एजेंट 2 को पकड़ना असंभव था और फैक्स की तरह क्विन भी एजेंट 11 की मानसिक बाधा को तोड़ने में असमर्थ था, जिससे उसे बोलने के लिए मजबूर किया जा सके। वह अभी भी पूरी कहानी नहीं जानता था कि उसके आने से पहले क्या हुआ था, लेकिन चूंकि यह एक नाजुक और व्यक्तिगत स्थिति थी, इसलिए उसने जहाज पर उसके साथ इस पर चर्चा करने से परहेज किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सौभाग्य से क्विन के लिए विशिष्ट चालक दल के सदस्यों को ढूंढना बहुत कठिन नहीं था। लैला उनमें से एक थी जिसे उसने व्यक्तिगत रूप से बदल दिया था, जिससे एक ऐसा बंधन बना जिससे उसे एक निश्चित दूरी के भीतर उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ, जिसके बाद ये कमजोर हो गया। ये जितना उपयोगी था, फिर भी यह उन दोनों के लिए एक और दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम का कारण बना। क्विन ने छोटे निजी प्रशिक्षण कक्षों में से एक का दरवाजा खटखटाया, जहां वह लैला को जानता था। कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद उसने एक महिला की आवाज सुनी जो उसे प्रवेश की अनुमति दे रही थी। अंदर उसने देखा कि लड़की ध्यान कर रही है। क्या आपको ऐसा करने की जरूरत है क्योंकि आपके दिमाग में बहुत कुछ है? क्विन ने लैला से पूछा, जिसकी आंखें अभी भी बंद थीं। उसने वह काली तलवार अपने सामने रखी थी जो लॉन्गब्लेड ने उसे उपहार में दी थी। मैं वास्तव में इस तलवार से कुछ परीक्षण कर रहा था। मुझे आश्चर्य है कि इसमें कुछ क्षमताओं को बाधित करने की क्षमता है। बस इसे छूने से मैं उस बाह में ऊर्जा इकट्ठा करने में असमर्थ हूं, लेकिन मेरे शरीर का बाकी हिस्सा अभी भी है अपनी शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम। मैं परीक्षण कर रहा था कि क्या इसका उपयोग मेरी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, ताकि आप जानते हैं, अगर मैं दोबारा कभी उस रूप में आ गया तो मैं आप लोगों को खतरे में नहीं डालूंगा। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं लगता है। हालांकि मैं अभी भी इसका उपयोग अपने शरीर पर छाए नकारात्मक धुएं से छुटकारा पाने के लिए कर सकता हूं, इसलिए एक तरह से यह मेरी मदद करता है। ये जानकारी भी वैसी ही थी जैसी क्विन ने एकत्र की थी। तलवार केवल उसी को प्रभावित करती है जिसे वह छूती है, इसलिए इसने पिशाच भगवान को अपनी क्षमताओं का उपयोग करने से नहीं रोका, बल्कि केवल तलवार के माध्यम से या सीधे तलवार पर इसका उपयोग करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि जब मैंने कहा कि आपके मन में बहुत कुछ है तो मेरा मतलब यह नहीं था। आपके बदलने से पहले दूसरों ने मुझे बताया कि एजेंट 2 ने क्या कहा था। क्या आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं? क्विन ने पूछा, एक नेता के रूप में पूछने, उसके दोस्त और शायद उससे भी अधिक के बीच एक महीन रेखा खोजने की कोशिश की। तो तुमने भी सुना है? लैला नाराज हो गई और अपना सिर नीचे कर लिया। मैं नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूं, क्विन। एक तरफ मैं अपने पिता के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूं, दूसरी तरफ मैं प्यो के नेताओं से बात करना चाहता हूं ताकि यह पता लगा सकूं कि वास्तव में क्या हुआ था। हालांकि एजेंट 2 ने जो कहा उसके बाद, मेरा मतलब है कि मुझे पता था कि उसके अन्य नेताओं के साथ मतभेद थे, लेकिन वे सभी उससे नफरत करते थे। हो सकता है कि वह सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए ये बातें कह रहा था, लेकिन कुछ के लिए कारण मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन महसूस करता हूं कि इसका कुछ हिस्सा सच हो सकता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि मैं आपकी इच्छा के प्रति कितनी सहानुभूति रख सकता हूं। क्विन ने अपने कंधे पर रखने के लिए एक हाथ बढ़ाते हुए उत्तर दिया, लेकिन संभावित प्रतिक्रिया के डर से बीच में ही रुक गई। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ वह पहले ही हो चुका है। मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन दिन के अंत में आपकी मां के पास आप थे। लूसी ने शायद तुम्हें ये हमेशा नहीं दिखाया होगा, लेकिन एक बात है जिसके बारे में मुझे पूरा यकीन है, तुम्हारी मां तुम्हें कड़वे अंत तक प्यार करती थी। सच चाहे कुछ भी हो, तुम्हें इसे स्वयं स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे लिए वहां रहूंगा। उद्धरण ... मैं तुम्हारे लिए वहां रहूंगा। उद्धरण चिन्ह ... धन्यवाद क्विन। लैला ने कमजोरी से उत्तर दिया, उसका सिर अभी भी छिपा हुआ था। उसकी तेज इंद्रियों ने क्विन को बताया कि वह हल्के हल्के रो रही थी। यह अनिश्चित था कि उनकी सलाह के शब्दों ने वास्तव में मदद की या स्थिति को खराब कर दिया। क्विन ने अभी के लिए कमरा छोड़ने का फैसला किया और बाद में उसके पास लौटने का फैसला किया जब उसके पास इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय था। क्विन की सूची में अगला पड़ाव चून के पास में ही था, बड़े प्रशिक्षण कक्ष की ओर जाना था।
यहाँ हॉल से गुजरते समय उसे तेज धमाके की आवाज और जहाज के हिलने की आवाज सुनाई दी। कमरे में प्रवेश करते हुए क्विन ने जल्द ही इसका कारण देखा। सबसे आगे खड़ा होकर नेट चालों का एक सेट प्रदर्शित कर रहा था, जिसका अन्य लोगों ने अनुसरण किया। विस्फोट वास्तव में हर कोई एक ही बार में अपने हमलों में क्यूई का उपयोग कर रहा था। जब प्रशिक्षुओं ने जल्द ही शापित गुट के नेता को प्रवेश करते देखा तो उन्होंने तुरंत अपना काम बंद कर दिया और उसके सामने झुक गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह बॉस, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मैं कहूंगा कि मैंने उन्हें पढ़ाने में बहुत अच्छा काम किया है ना? नेट के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। आपने मुझे एक कार्य दिया और मैंने इसे पूरा करने के लिए वह सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। उनमें से हर एक जानता है कि अपने शरीर और अपने हथियारों के माध्यम से क्यूई को कैसे शक्ति प्रदान की जाए। भले ही उनके पास कमजोर क्षमताएं हों, वे एक ताकतवर ताकत बन जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। यह अच्छी खबर है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं आपको कुछ और दिखाऊं। क्विन ने सिर हिलाया और वह तलवार निकाली जो लोनबाल्डे ने उसे दी थी। उसने धीरे धीरे तलवार ऊपर उठाई और तलवार को तब तक घुमाना शुरू किया जब तक कि वह जमीन से लगभग 30 सेंटीमीटर ऊपर न चली गई। हर कोई प्रदर्शन को ध्यान से देख रहा था। फर्श को देखते हुए वे इसे देख सकते थे। क्विन ने जानबूझकर तलवार को धीरे धीरे घुमाया था ताकि वे उसकी सूक्ष्म गतिविधियों को देख सकें। ब्लेड के सीधे स्पर्श न होने के बावजूद फर्श की सतह पर खरोंच का निशान छोड़ा जा रहा था। ये क्यूई का दूसरा चरण है। मैं आपको कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूं और मुझे आशा है कि आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। क्विन ने मुस्कुराते हुए अनुरोध किया। अतीत में नेट ने ऐसा कार्य दिए जाने के बारे में शिकायत की होगी, लेकिन वास्तव में वह सामान्य से अधिक उत्साहित था। क्यूई उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए एकदम सही था जिसने मार्शल आर्ट का अध्ययन किया था और उसने इस अजीब शक्ति में गहरी रुचि विकसित की थी। नेट को क्यूई का उपयोग करने का तरीका सिखाने की कोशिश करते समय क्विन एजेंट 2 के खिलाफ अपनी लड़ाई के बारे में सोच रहा था। सभी एजेंट भी क्यूई का उपयोग करने में सक्षम थे। उनके पास कोई संख्या नहीं थी जो उन्हें दोहरे अंक वाले एजेंट बनाती, जिससे क्विन को विश्वास हो गया कि प्यो ने अपने सभी सदस्यों को ये तकनीक सिखाना शुरू कर दिया है। दुर्भाग्य से प्यो को उस संबंध में अधिक ज्ञान था। शापित गुट के नेता के पास तीसरे चरण का केवल सीमित अनुभव था और वह निश्चित था कि प्यो एजेंट नेता ने जो कुछ भी इस्तेमाल किया था वह और भी मजबूत चरण था, इसलिए वे अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। मुझे इस बात पर तुम पर भरोसा है। क्विन ने नेट की पीठ थपथपाई और कमरे से बाहर चला गया। अपने अनौपचारिक कर्तव्यों से निपटने के बाद उन्होंने अपने आधिकारिक कर्तव्यों की जांच करने के लिए सैम से मिलने का फैसला किया, जिससे निपटने में सबसे अधिक समय लगेगा। एक बार जब वह कमांड सेंटर में था तो क्विन ने पूछा कि सैम के अनुसार अगली सबसे अच्छी चीज क्या होगी। ठीक है, मुझे हाल ही में एलेक्स से एक अपडेट मिला है। अच्छी खबर यह है कि वे आपके लिए रक्त हथियार पूरा करने में सक्षम थे। दुर्भाग्य से आपके दानव स्तरीय हथियार को अभी भी थोड़ा और समय की आवश्यकता होगी। एक बार यह पूरा हो जाने के बाद वे वापस आ जाएंगे शापित जहाज के लिए। जिन लोगों को हथियारों की सबसे अधिक आवश्यकता है वे हेलेन और गुट के ग्रहों की अग्रिम पंक्ति के अन्य लोग हैं। उन्होंने दिल्की के साथ कुछ बार हाथापाई की है क्योंकि उनके हमले फैलने लगे हैं। वे दिल्की से लड़े। क्विन काफी आश्चर्यचकित था क्योंकि उसे बुलाया या सचेत नहीं किया गया था। फिलहाल सभी समूह उनके हमलों से पीड़ित हैं। चिंता न करें, वे उस स्तर पर हैं जिससे हम अपने दम पर निपटने में सक्षम हैं। मत भूलिए, आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा कर रहे हैं। शापित गुट में लड़ सकते हैं, जरूरत पड़ने पर तुम्हें बुलाया जाएगा। क्विन। वैसे भी हेड जनरल इनु द्वारा आप पर हमला किए जाने का वीडियो साझा किए जाने के बाद जनता की राय हमारे पक्ष में वापस आती दिख रही है, खासकर शापित गुट के लोगों के बीच। मुझे लगता है कि यह मनोबल बढ़ाने का एक अच्छा मौका हो सकता है। आप बस ऐसा करेंगे, उनके नेता के रूप में कुछ ग्रहों का दौरा करना होगा, उन्हें वे हथियार लाने होंगे जिनकी उन्हें अभी आवश्यकता है। वे निश्चित रूप से इसे याद रखेंगे। इसके बारे में सोचते हुए क्विन को नहीं पता था कि उसके पास करने के लिए और क्या है। वह अपनी छाया और रक्त क्षमताओं को प्रशिक्षित कर सकता था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसके पास कोई मजबूत साथी नहीं था। लोगन ने जो उपकरण उठाया था उसमें अभी तक किसी और राक्षस श्रेणी के जानवर की खोज नहीं हुई थी और वह अभी भी मौजूदा हथियार के बनने की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे लगता है कि यह कोई बुरा विचार नहीं है। मैं हेलेन से मिलूंगा और खूनी हथियार पहुंचाऊंगा। इसे दानव स्तरीय हथियार पूरा होने से कुछ समय पहले मारना चाहिए। 1185 बोलना। एक बड़े अंधेरे जंगल के बीच जहां पत्तियां बैंगनी रंग की थीं और रात के आकाश में एक से अधिक चंद्रमा दिखाई दे रहे थे, एक अकेले छाया को अपने जीवन के लिए भागते देखा जा सकता था। ब्लडसुकर के रूप में जाने जाने वाले जानवर के पास धीमा होने का समय नहीं था और सबसे तेज विकल्प ये प्रतीत होता था कि वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दे, अपने पीछे विनाश का रास्ता छोड़ दे, यह उम्मीद करते हुए कि यह उन लोगों को रोक देगा जो इसके लिए आए थे। इसे शिकार जैसा महसूस करने की आदत नहीं थी। आमतौर पर यह शिकारी होता था जो किसी भी पिशाच का शिकार करता था जो अपने कीमती रक्त पैक प्राप्त करने के लिए बस्ती छोड़ देता था। दुर्भाग्य से आज इसने गलत लक्ष्य चुन लिया था। जब उसने उस अजीब लड़की पर हमला किया था जो अकेली थी, तो उसने जवाबी कार्रवाई की थी और उसकी एक बांह काट दी थी। एक छोटा सा रक्त पैक इसे पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था, लेकिन अपने साथ लाए गए रक्त का सेवन करने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ था, जिससे प्राणी को पता चला कि कुछ बहुत गलत था। मुझे इस राक्षस से दूर जाना होगा, रक्तदाता ने सहजता से सोचा। ब्लडसुकर थोड़ी देर के लिए रुका क्योंकि उसे कोई सुराग नहीं था कि वह कहाँ है। उसे बस इतना पता था कि उसे अपने ठिकाने पर वापस लौटने की जरूरत है जहां वह आपूर्ति इकट्ठा कर रहा था। अफसोस, जंगल बहुत बड़ा था और उसमें खो जाना आसान था। इस ग्रह पर एकमात्र अभिविन्यास छोटे स्थल चिन्ह थे, फिर भी यदि कोई अन्य संकेत थे तो उसने अपने भागने के दौरान इसे नष्ट कर दिया था। आगे बढ़ने के लिए तैयार, कुछ पाने की उम्मीद में जानवर को अपने पैरों के चारों ओर जंजीरें बंधी हुई महसूस हुई। अगले ही पल उसे झटका लगा जिससे वह फर्श पर गिर गया। पास के एक पेड़ को पकड़कर उसने सोचा कि शायद वह अपनी बेहतर ताकत का इस्तेमाल करके खुद को दूर खींच सकता है, लेकिन इसके बजाय उसके हाथ पेड़ से टकरा गए और उसका शरीर जमीन पर खींचता चला गया। जो कुछ भी वह कर सकता था करते हुए उसने जल्द ही अपने पैर के चारों ओर बंधी जंजीर को खींच लिया। उसकी नसें उसकी एकमात्र बाइसेप के चारों ओर बन रही थी क्योंकि वह अपनी शक्तिशाली ताकत का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था। झटके रुक गए जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह थोड़े समय के लिए बच गया है, जब तक कि उसने पेड़ों के बीच से सरसराहट की आवाज नहीं सुनी। उसने ऊपर देखा कि जंजीरें डरावनी दिखने वाली पीली आंखों वाली लड़की तक ऊपर की ओर जाती थीं। वे तब तक और करीब आते गए जब तक कि उसकी दृष्टि धुंधली नहीं हो गई, और वह नहीं रहा।
एरन ने अपने पैर से जंजीरें खोली और उन्हें एक बार फिर अपनी बाहों के चारों ओर रख लिया। उसने अपनी तलवार घुमाई जिससे खून जमीन पर गिर गया, इससे पहले कि वह शेष बचे खून को मिटा देती। आप जंजीरों को युद्ध उपकरण के रूप में उपयोग करने में बेहतर हो रहे हैं। लियो ने उसके करीब आते हुए टिप्पणी की। उन दोनों ने ब्लेडसुकर के शरीर को देखा क्योंकि उन्हें ये पता लगाना था कि इसके साथ क्या करना है। क्या तुम्हें उसका ठिकाना मिला? एरन ने पूछा। हाँ, लेकिन ये अकेले ही काम करता था। ये खून चूसने वाला लगातार ऐसे पिशाचों को फुसला रहा था जो बस्ती छोड़ देंगे और उनके खून के पैकेट चुरा रहे थे और अपने ठिकाने में हड्डियों को देखकर उनमें से कुछ को मार भी रहे थे। आपको एक को मारने के लिए ज्यादा अपराधबोध महसूस नहीं करना चाहिए अपनी तरह का, लियो ने उत्तर दिया। असली सवाल यह है कि क्या इसे मारने से आपको कुछ खून की लालसा शांत करने में मदद मिली? एक हद तक यह एक सामान्य पिशाच को मारने की तुलना में कम संतुष्टिदायक लगता है। मैं दमन जंजीरों के बिना भी खुद को नियंत्रित कर सकता हूं, लेकिन वे लड़ने के लिए उपयोगी साबित हुए हैं और बढ़ती इच्छा को धीमा करने के लिए एक अच्छा उपकरण है। आपका तरीका काम कर रहा है। मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा, मैं इसे धीरे धीरे नियंत्रित करने में सक्षम हूं, एरन ने अपने शिक्षक को बताया। वैम्पायर वर्ल्ड में कुछ समय तक एरन की देखभाल करने के बाद लियो ने कई अलग अलग चीजों का अनुभव किया था। सबसे पहले वे बस्ती से दूर जाने के लिए बहुत दूर तक यात्रा कर चुके थे। यह एक बड़ा ग्रह था और जहां अधिकांश पिशाच एक ही स्थान पर केंद्रित थे, वहीं अन्य भी थे। कई पिशाचों ने बस्ती छोड़ दी थी और उनमें से कुछ इस जैसे रक्तपात करने वालों में बदल गए थे जो बाहर घूम रहे थे। एक चीज जिसकी उन्हें लालसा थी वह थी मानव रक्त, लेकिन चूंकि ग्रह पर कोई भी मानव नहीं था, इसलिए वे बस्ती से बहुत दूर नहीं जा सकते थे। लियो की योजना अपने आग्रह को संतुष्ट करने के लिए प्रत्येक हत्या के बीच के समय को बढ़ाने की थी, जब तक कि धाम्पीर इसे और सहन न कर सके। एरन को जिस समस्या का सामना करना पड़ा वह उसके द्वारा सबसे लंबे समय तक इच्छा को दबाए रखने के कारण थी, जिसका अर्थ है कि यह बहुत अचानक और बहुत तीव्र हो गई थी। पहले एरन के पास इस भावना के अभ्यस्त होने का समय भी नहीं था और दमन श्रृंखलाएं केवल मुद्दे को स्थगित कर सकती थी, हटा नहीं सकती थी। यही कारण है कि लियो ने इस पद्धति को चुना था और ऐसा लगता है कि यह काम कर रही थी। सौभाग्य से एरन जैसी थी और लियो की क्षमता का उपयोग करके दोनों के लिए आवारा पिशाचों और रक्तदाताओं को ट्रैक करना काफी आसान था। दुष्प्रभाव के रूप में प्रत्येक लड़ाई के बाद एरन की ताकत बढ़ती दिख रही थी। ये रक्तपात करने वाले या पिशाच जो बस्ती से भाग गए थे, वे ऐसा केवल तभी कर सकते थे यदि उनके पास एक निश्चित मात्रा में ताकत होती। इतने लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम होने के कारण वे काफी शक्तिशाली थे। सबसे पहले लियो अपने शिष्य के पास रुका था, उसकी सहायता कर रहा था, लेकिन अंततः उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह अकेले ही किसी की देखभाल कर सकती थी। एरन उसकी आंखों के सामने विकसित हो रही थी। पहले तो यह अंधे तलवारबाज को चिंतित करता था, लेकिन चूंकि ऐसा लग रहा था कि वह एक दिन खुद को नियंत्रित करने में सक्षम होगी, इसने उसके दिमाग को शांत कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कब तक हमें यहाँ रुकना पड़ेगा? एरन ने पूछा। हमें कोई जल्दी नहीं है। मुझे पता है कि आप हमारे दोस्तों से मिलने के लिए वापस जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी परिस्थिति को देखते हुए हमें धैर्य रखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी स्थिति वास्तव में नियंत्रण में है। अगर कुछ ऐसा है जिसे वे स्वयं संभाल नहीं सकते हैं, मुझे यकीन है कि क्वीन ने हमें बुलाया होगा। लियो ने जंगलों में पीछे मुड़कर देखा और यद्यपि वह उसे देखने में असमर्थ था, वह सीधे पिशाच बस्ती की दिशा में देख रहा था। 10वें महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर पॉल कुछ कागजी काम भर रहा था। पूरा महल और उसके लोग दैनिक कार्यों को इतनी बार कर चुके थे कि वे घड़ी की कल की तरह काम कर रहे थे, जिससे वैम्पायर नाइट के पास करने के लिए बहुत कम बचा था। टिम्मी, ज़ेंडा और एशली की मदद के लिए धन्यवाद, जिन्होंने स्वेच्छा से अपना कुछ बोझ उतार दिया था। ये और भी कम था। काश एक दिन मानव जाति भी इतनी ही शांतिपूर्ण होती, पॉल ने मन ही मन सोचा। अगले ही पल उसका दिवास्वप्न उसके कार्यालय के दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज से टूट गया। नाइट पॉल, आपके पास एक आगंतुक है। प्रवेश करने के बाद टिम्मी बोला। उसके चेहरे पर काफी चिंतित भाव थे, जिसका मतलब केवल ये हो सकता है कि यह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एक पल के लिए पॉल ने सोचा कि क्या उसे सिंहासन कक्ष में अतिथि का मनोरंजन करना चाहिए, लेकिन यह उचित नहीं लगा क्योंकि क्वीन अभी भी शापित परिवार का नेता था, भले ही अधिकांश कार्य वैम्पायर नाइट द्वारा संभाले जा रहे थे। ये सुनने के बाद कि यह कौन था, पॉल ज्यादा चिंतित नहीं हुए और उन्हें अपने कार्यालय में लाने का निर्देश दिया। कुछ क्षण बाद काज को अंदर ले जाया गया। इतने समय के बाद आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। पॉल ने खड़े होकर उसका स्वागत किया और उसे अपनी मेज के सामने सीट देने की पेशकश की। उसने सीट स्वीकार कर ली और बैठ गई। मुझे यकीन है कि आपकी अघोषित यात्रा सिर्फ उस समय की याद दिलाने के लिए नहीं है जब हम दोनों एक साथ शापित गुट में थे। क्या शूरवीरों के लिए औपचारिक बैठकों के बाहर मिलना पिशाच शिष्टाचार के खिलाफ नहीं है? तो आज आपको यहाँ क्या लाया है? मैं अब प्रथम परिवार का नेता हूँ। काज ने तुरंत उसे ठीक किया। ब्रायस के राजा चुने जाने के बाद से यह एक अस्थायी उपाय था। आमतौर पर शूरवीरों को नेता बनने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस समय उनसे अधिक उपयुक्त कोई नहीं था। इसके अलावा राजा का महल व्यस्त था, इसलिए एक नए पहले नेता का चयन किया जाना बाकी था। यही वजह थी कि काज ने कुछ समय के लिए ये काम करना जारी रखा। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास चिंता करने का और भी कारण है कि आप यहाँ क्यों हैं? पॉल मुस्कुराया। तो तुम अचानक मेरे पास क्यों आ रहे हो? एक पल के लिए काज चुप रही क्योंकि वह सोच रही थी कि उसे क्या बताया जाए। अगर मैं 10वें महल को यह बता दूं कि मेरे पिता क्या कर रहे हैं, तो क्या इससे कुछ भी बदलेगा? आखिर मैं यहाँ क्यों आया? पॉल देख सकता था कि चाहे जो भी मामला हो, काज उसे बताने के लिए संघर्ष कर रहा था, इसलिए वह चुप रहा, उसे एक कप चाय पिलाए और उसके निर्णय पर आने का इंतजार किया। 1186 मत जाओ। काज ने अपने पिता को धीरे धीरे बदलते देखा था। एक समय था जब वह उसे एक धर्मी व्यक्ति के रूप में देखती थी जो पिशाचों की भलाई की परवाह करता था। कभी कभी उनके कार्यों की दूसरों द्वारा आलोचना की जाती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसके पिता हमेशा पूरी बस्ती के हित को ध्यान में रखकर ऐसा करते थे। हालांकि हाल ही में वह अब इतनी आश्वस्त नहीं थी। अपराधियों को सजा देना एक बात थी, काज को पता था कि कभी कभी नियमों को मोड़ना पड़ता है, खासकर क्षितिज पर एक मजबूत दुश्मन के साथ। फिर भी वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके पिता कैसे अपने साथी पिशाचों के जीवन का बलिदान कर सकते हैं। उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं चलने दिया। उसने इसे तब देखा था जब वह उस कमरे में थी जहां पिशाच छाया की क्षमता सीखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। वे ऐसा कर रहे थे, उन्हें विश्वास था कि यह सब राजा की मदद करने, अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए था। फिर भी एक बार जब वे सफल हो गए और एक निश्चित स्तर की दक्षता हासिल कर ली, तो ब्रायस उनसे सब कुछ छीन लेगा।
प्रारंभ में उसने उनसे कहा था कि यह अधिक अच्छे के लिए है, लेकिन जैसे जैसे प्रक्रिया दोहराई गई वह उसे बदलते हुए देख सकती थी। तथ्य यह है कि काज जो कर रहा था उस पर पश्चाताप का एक कण भी नहीं देख पा रहा था। दुर्भाग्य से जब तक उसे एहसास हुआ कि किसी को उसके पिता के कामों पर रोक लगाने की जरूरत है, तब तक उसके लिए स्वयं कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ब्रायस अपने लक्ष्य में समर्थकों को ढूंढने में कामयाब रहा था और राजा की पूर्ण रक्त शक्तियों के साथ ऐसे कई लोग नहीं थे जो उसका मुकाबला कर सके। आखिरकार दिन ब दिन अपने विचारों पर विचार करते हुए और बात करने के लिए कोई नहीं होने पर एक निश्चित व्यक्ति उसके दिमाग में आया, पॉल। अपने मिशन के दौरान क्विन और पॉल के पास रहने और उन पर नजर रखने के लिए पूर्व जनरल ने उसे कई मूल्यवान सबक सिखाए थे जो उसके पिता ने कभी नहीं सीखे थे। उन दोनों ने कई अन्य चीजों पर चर्चा की थी और उसने उसे कुछ चीजों को अलग तरीके से देखने को कहा था। अगर कोई उसे बता सकता कि क्या करना सही या गलत है तो उसने सोचा कि यह पॉल होगा, लेकिन अब उसके सामने बैठकर वह निश्चित नहीं थी। उसने उस चाय का एक घूंट लिया जो उसने उसे सौंपी थी। गर्मी ने उसे शांत करने में अद्भुत काम किया। अगर मेरे पिता को कभी पता चला कि मैंने क्या करने का प्रयास किया या मैंने क्या किया है, तो पॉल नहीं, पूरा शापित परिवार भी इससे प्रभावित होगा। उसने सोचा, क्वीन यहाँ नहीं है और पॉल वास्तव में अकेले क्या कर सकता है। पीछे सोचते हुए उसे आश्चर्य हुआ कि उससे पहले का वैम्पायर नाइट वास्तव में कितना मजबूत था। रिपोर्टों से उसने सुना था कि वह आमने सामने की लड़ाई में नेताओं में से एक जिल को हराने में कामयाब रहा था। जाहिर तौर पर उस लड़ाई में उन्हें भी ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा था। फिर भी लड़ना नेता की विशेषता नहीं थी। हालांकि ब्राइस के आसपास कई लोग थे, भले ही उसने मुका और अन्य सहयोगियों को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन जोखिम था कि उनमें से एक राजा को उसके इरादों के बारे में सूचित कर देगा। भले ही सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा और वह कुछ पिशाच नेताओं को इकट्ठा करने में कामयाब रही जो इस पूरी गड़बड़ी में शामिल नहीं थे, वे उसके पिता के खिलाफ क्या कर सकते थे। वे सभी मिलकर सिंडी को रोकने में असमर्थ थे और ब्रायस पहले से ही गद्दार दूसरे परिवार के नेता की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो गया था, पिछले कुछ समय से पूर्ण रक्त शक्तियों का आदी हो गया था। वहां एक था जो उसे हराने में कामयाब रहा। कास को याद किया गया। हम टहलने जाएं तो कैसा रहेगा? पॉल ने यह सोचकर सुझाव दिया कि दृश्यों में बदलाव से उसकी जुबान ढीली हो सकती है। गर्म पे खत्म करते हुए काज ने सिर हिलाया। महल से बाहर निकलते हुए वे 10वें क्षेत्र से गुजरे जो पहले से कहीं अधिक जीवन था। काज के लिए आंतरिक क्षेत्र में इतने सारे पिशाचों को रहते हुए देखना अजीब था। वे अधिकतर पॉल के आदमी थे जो प्रत्येक द्वार, मजबूत दीवारों और टावरों के बाहर तैनात थे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि केवल 10वें परिवार के लोग ही अंदर जा सके। 10वें के आंतरिक क्षेत्र में अधिक लोग होने का कारण ये था कि जैसा कि क्वीन ने अनुरोध किया था, वे वर प्रणाली उपचार को समाप्त कर रहे थे, जहां केवल 100 पिशाची आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे और एक क्षमता सीख सकते थे। इसके बजाय क्वीन ने पूरे परिवार की मदद करने के लिए शापित परिवार के साथ बहुत सावधानी से व्यवहार किया। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो वफादार थे। ये जगह दूसरे परिवारों के काम चलाने के तरीके से अलग है, काज ने उल्लेख किया। मुझे एक पिशाच दिखाई देता है जिसकी कुशलता केवल खाना पकाने में ही अच्छी है और उसके पास कोई बड़ी शक्ति नहीं है, जो एक हवेली में रहता है। आंतरिक क्षेत्रों में एक बड़ी हवेली के बाहर एक विशाल आउटडोर रसोईघर बनाया गया था और जी वर्तमान में कुछ सहायकों के साथ वहां खाना बना रहा था। वजी है, हर समय केवल रक्त का सेवन करना एक दर्द है और ऐसा लगता है कि उसके पास हमारे द्वारा खाए जाने वाले मांस में स्वाद जोड़ने का महान कौशल है। वह पृथ्वी के सैनिकों को ये याद रखने में मदद करता है कि वे मूल रूप से क्या थे। वह खुशी लाता है और आवश्यक है हमारे 10वें परिवार के मनोबल के लिए वह एक बड़ा घर पाने का हकदार है और जैसा कि आप देख सकते हैं वह पहले से कहीं अधिक मेहनती है। पॉल ने रसोई का परिचय कराया। ये कहते हुए वह देख सकती थी कि जेड के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट थी और वह स्टोव के ऊपर बैठकर काम कर रहा था। जो कोई भी उनके पास जाता वे रसोई के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करते प्रतीत होते थे। शायद ये केवल इसलिए काम करता है क्योंकि 10वें परिवार के पास देने की कोई क्षमता नहीं है, काज ने टिप्पणी की। क्या आप व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचते हैं या ये सिर्फ आपकी बात करने का पिशाच पक्ष है? आप उन परंपराओं को बदलने से डरते हैं जिनके साथ आप बड़े हुए हैं। परिवर्तन कुछ के लिए डरावना है और अलग होने का मतलब यह नहीं है कि यह बुरा है। मुझे पता है कि यह कैसा है केवल ताकत पर भरोसा करना और मुझे नहीं लगता कि कुछ स्थितियों के लिए यह कोई बुरी बात है। यदि हमारे पास ताकत नहीं होती तो मनुष्य पहला दिल की युद्ध हार गए होते, लेकिन मुझे आश्चर्य है। पॉल उसके बाद रुक गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लागू किए गए बहुत से विचार उनका डिजाइन नहीं थे, बल्कि क्विन और टिम्मी द्वारा आगे बढ़ाए गए थे। हाल ही में वह परिवार के सदस्यों के चेहरे पर अधिक मुस्कुराहट देख रहा था और वह किसी भी चीज से अधिक का आनंद ले रहा था। इससे उसे वास्तव में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी बड़ी चीज से जुड़ा हो। उस समय परिवार के सदस्यों में से एक जो उसकी ओर दौड़ रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं दिख रही थी। जो उसकी तरफ दौड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि जेंडर था। जब वह पॉल के सामने खड़ा हुआ तो ये स्पष्ट था कि उसके पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ था। जैसे ही उसने वैम्पायर नाइट की तरफ काज को देखा तो रुक गया। संभवतः सबसे बुरा व्यक्ति जो वहां हो सकता था। नाइट पॉल, मेरे पास महत्वपूर्ण जानकारी है जो मुझे आपको और केवल आपको ही देनी है। जेंडर ने अभी भी कनखियों से काज को देखते हुए कहा। उसे अपमानित न करने की पूरी कोशिश करने की भी जरूरत थी, अन्यथा यह उसे गंभीर संकट में डाल सकता था क्योंकि आखिरकार वह परिवार की पहली नेता थी। पॉल बता सकता था कि जेंडर क्या सोच रहा था, लेकिन साथ ही वह जानता था कि कैसे सामान्य बातचीत के लिए बिना किसी पूर्व सूचना के उसके पास नहीं आया था, इसलिए कुछ करने की जरूरत थी। बस रिपोर्ट दो, आसपास कौन है इसकी चिंता मत करो, पॉल ने आदेश दिया। हाँ सर, पहले परिवार के लोगों को 10वें क्षेत्र के आसपास देखे जाने की खबरें आई हैं। वे बहुत करीब नहीं रहे हैं, लेकिन जब हमारे एक समूह ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखी तो हम उन्हें अपने सदस्यों का पीछा करते हुए भी देख सकते हैं। 10वां परिवार जो 10वें क्षेत्र के अंदर नहीं रह रहा है, जेंडर ने रिपोर्ट किया। ये सुनकर काज को ठीक ठीक पता चल गया कि वे लोग क्या करने का प्रयास कर रहे थे। वे संभवतः उन्हें राजा के साथ आने और शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे लोगों को चुनना जिनकी दूसरों को वास्तव में कोई परवाह नहीं होगी, या यदि वे गायब हो जाए तो संदिग्ध प्रतीत होंगे। वहां पहले से ही कई लोग मौजूद थे जिन्हें अन्य परिवारों से चुना गया था। अब ऐसा लग रहा था कि वे 10वें स्थान पर भी पहुंच गए हैं। क्या ये राजा के लिए भी बहुत जोखिम भरा नहीं है? उसने सोचा। उन्हें पता होना चाहिए कि क्वीन को अन्य नेताओं से ज्यादा अपने लोगों की परवाह है। सर, इससे भी बुरी खबर है।
परिवार के सदस्यों का मारा जाना, लापता हो जाना या युद्ध में गिर जाना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन हमारे अधिग्रहण के दौरान 10वें परिवार को ऐसी किसी भी चीज का सामना नहीं करना पड़ा है। जो है मुझे यह अजीब क्यों लगता है कि इस दौरान हमारे परिवार के 4 सदस्य अचानक लापता हो गए हैं। जेंडर ने जारी रखा। मुझे उन लोगों के बारे में जानकारी दे जो लापता हो गए हैं। भले ही वे 10वें परिवार के आंतरिक परिवार समूह से संबंधित नहीं है, फिर भी वे हमारी जिम्मेदारी है। शायद अन्य परिवारों में से एक ये सोचकर साहसी हो गया है कि हम ऐसा नहीं करेंगे कार्रवाई के लिए कुछ भी हो, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले की जांच स्वयं करूंगा। पॉल ने आदेश दिया और महल की ओर चलना शुरू कर दिया, जब तक उसे महसूस नहीं हुआ कि किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली है। मत करो पॉल, कृपया मेरी बात सुनो। अगर तुम जीना चाहते हो तो उन लापता लोगों की जांच मत करो। काज ने कहा, उसके चेहरे से लगभग आंसू बह रहे थे। 1187 चल रही खोज। ये जानने के बाद कि खूनी हथियार पहले ही पूरे हो चुके थे, क्विन उस स्थान की यात्रा करने के लिए तैयार हो गया जहां एलेक्स था। जो लोग ग्रह पर एलेक्स के साथ रुके थे उनमें से अधिकांश के पास छाया क्षमता थी, जिससे क्विन के लिए वहां पहुंचना आसान हो गया जहां उसे होना था। क्विन का अनुरोध पूरा होने के कारण उसने उन्हें पहले ही संदेश भेज दिया और उनसे कहा कि वे अपनी छाया सक्रिय कौशल को चालू करें। चूंकि कई छाया उपयोगकर्ता थे, उनमें से कोई भी ऐसा कर सकता था, लेकिन एक कारण था कि उन्होंने उन्हें हर समय नहीं छोड़ा। चूंकि क्विन किसी भी समय और समय पर छाया क्षमता वाले किसी भी व्यक्ति की यात्रा कर सकता था, इसका मतलब यह भी था कि आथा भी ऐसा कर सकता था। कोई नहीं चाहता था कि असली पुनिशर अचानक उनके सामने आ जाए। क्विन जल्द ही एलेक्स के बगल में दिखाई दी। सभी प्रकार के विभिन्न हथियारों से युक्त लगभग 200 खूनी हथियार थे। सभी उसके चारागाह कक्ष में फर्श पर कपड़े के टुकड़ों पर रखे हुए थे, प्रत्येक को सावधानी से तैयार किया गया था। प्रभावशाली, सही। मुझे लगता है कि ये सब करते हुए मेरा दाहिना हाथ अपने आकार से लगभग दोगुना बढ़ गया। एलेक्स ने गर्व से घोषणा की, एक गदा उठाया और कुछ झूलों का प्रदर्शन किया। और चिंता न करें, मैं आपके दानव स्तर के हथियार में कोई कमी नहीं कर रहा हूं। तकनीकी रूप से यह एक दानव स्तर का सहायक उपकरण होगा। ये सिर्फ क्रिस्टल के साथ है कि प्रत्येक प्रक्रिया में लंबा समय लगता है, इसलिए प्रतीक्षा अवधि के दौरान मैं ये सब करने में कामयाब रहा। यहाँ ये सुनकर क्विन को चिंता हुई कि क्या एलेक्स को नींद की झपकी भी आई है, लेकिन चारों ओर देखने पर वह देख सकता था कि जालसाज ने ओरबस गुट के बीच से कुछ मददगारों की भर्ती की थी। क्विन ने रक्त हथियार तलवारों में से एक को उठाया और उस पर अपने निरीक्षण कौशल का इस्तेमाल किया। मध्यम श्रेणी के रक्त क्रिस्टल से निर्मित अक्रिय जोर 10 ताकत, जोर 3 चपलता। कुछ और खूनी हथियारों को देखकर क्विन सोच रहा था कि वे उस स्थिति में कितनी मदद करेंगे जिसमें अन्य लोग थे। हथियारों में 3 अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल का मिश्रण था, निम्न, मध्यम और उच्च। क्विन ने माना कि उच्च क्रिस्टल स्तर हो सकते हैं, बस उस बैच में से कोई भी नहीं जो उसे दिया गया था। उपयोग किए गए क्रिस्टल की गुणवत्ता के आधार पर हथियार में स्वाभाविक रूप से बेहतर आंकड़े होंगे, लेकिन जानवरों के हथियारों की तुलना में वे अभी भी घटिया थे। हालांकि जैसे ही क्विन ने अपने फ्लास्क से एक हथियार के ऊपर कुछ खून डाला, चीजें बदल गईं। इससे शक्ति में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई और कुछ लोगों को बहुत दिलचस्प सक्रिय कौशल भी प्राप्त हुआ। यह एक अद्भुत प्रभाव था। दुर्भाग्य से ये केवल तब तक रहा जब तक कि हथियार पर रखी ऊर्जा समाप्त नहीं हो गई। जानवरों का शिकार करते समय ये हथियार इष्टतम विकल्प प्रतीत नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें दिल्की के खिलाफ जाने के लिए उपयोगी साबित होना चाहिए। क्विन ने अपना हाथ उन सब के ऊपर रखते हुए निष्कर्ष निकाला। आप उन्हें हमेशा बता सकते हैं कि वे कैसे काम करते हैं। भले ही उनके रक्त पैक खत्म हो जाएं, लोग लड़ने के लिए हमेशा अपने रक्त का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। एलेक्स ने सुझाव दिया। जब तक क्विन ने इन हथियारों के बारे में बताया, वे और अधिक लोकप्रिय हो सकते थे, लेकिन शापित गुट के नेता को चिंता थी कि लोग सोच सकते हैं कि यह किसी प्रकार का पिशाच अभिशाप था जिसका उपयोग वह उनका खून पाने के लिए उन्हें धोखा देने के लिए कर रहा था। दुर्भाग्य से वह वास्तव में उन्हें दोष नहीं दे सका। यदि वह उनकी जगह पर होता तो शायद यही सोच रहा होता। शापित गुट ने अभी अभी कुछ सकारात्मक प्रतिष्ठा हासिल की थी, इसे इतनी जल्दी फिर से खोना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अगले ही सेकंड सभी हथियार क्विन के आयामी स्थान में गायब हो गए। वह उन्हें तुरंत वहां पहुंचाने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति थे जहां उनकी जरूरत थी। उसका अगला पड़ाव शापित गुट के ग्रहों में से एक पर हेलेन से मिलने के लिए जाना था, लेकिन ऐसा करने से पहले वह एक आखिरी काम करना चाहता था जो वह करना चाहता था। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, क्या आपके पास और भी रक्त क्रिस्टल बचे हैं? क्विन ने पूछा। क्या आपको एक की आवश्यकता थी? अरे, मुझे खेद है, लेकिन मैंने उन सभी का उपयोग कर लिया। मैंने सोचा कि हमें हथियारों की आवश्यकता है, इसलिए मैंने जितना संभव हो सके उतने हथियार बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। आपने जो हथियार एकत्र किए थे उन्हें उनके साथ बनाना पहले से ही कठिन था क्रिस्टल, और मैं उनमें से किसी को भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। एलेक्स ने उत्तर दिया, चिंतित होकर कि उसने क्विन की योजनाओं को बर्बाद कर दिया होगा। यह कोई समस्या नहीं है, मैं केवल किसी चीज के बारे में उत्सुक था। आपने उन सभी को बनाकर बहुत अच्छा काम किया है, क्विन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। एक बार जब एलेक्स ने दानव स्तरीय जानवर गियर के साथ काम पूरा कर लिया, तो उसे जालसाज को पर्याप्त रूप से पुरस्कृत करना सुनिश्चित करना था। खून के हथियार को छूते समय क्विन ने उसके अंदर से कुछ ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए गॉन्टलेट का उपयोग करने की कोशिश की थी। दुर्भाग्यवश जब उसने ऐसा किया तो कुछ भी नहीं हुआ था। वह आशा कर रहा था कि इससे उसे अपनी रक्त ऊर्जा बढ़ाने में मदद मिलेगी। संसाधित रक्त क्रिस्टल के साथ ऐसा करना असंभव लग रहा था, फिर भी उसके पास कच्चे रक्त क्रिस्टल के साथ इसे आजमाने का कोई तरीका नहीं था। यह शर्म की बात थी कि उन सभी का उपयोग किया जा चुका था। जानवरों के क्रिस्टल के विपरीत रक्त क्रिस्टल को उसके हाथ लगना लगभग असंभव था। उसने एक जहाज उधार लिया और अंतरिक्ष में चला गया। शापित गुट के ग्रह इसके करीब थे, इसलिए क्विन के लिए इस तरह से यात्रा करना अधिक सार्थक था। बदलाव के लिए अकेले बाहर जाना थोड़ा अजीब लगा। दरअसल कई लोगों ने क्विन के साथ आने की पेशकश की थी, खासकर वोडेन ने। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इतने लंबे समय तक लूप से बाहर रहने के कारण वह व्यावहारिक रूप से अपने साथ ले जाने की भीख मांग रहा था। क्विन को उसके अनुरोध को स्वीकार करना अच्छा लगता, लेकिन एक मानवीय जानवर को साथ लाना सभी प्रकार की परेशानियों के लिए एक चुंबक मात्र था। अंत में क्विन को वास्तव में वह कारण समझ नहीं आया कि इस बार किसी को उसके साथ क्यों आना पड़ा। कोई लड़ाई नहीं होनी थी, कोई बड़ा दुश्मन नहीं था। क्विन किसी भी चीज से ज्यादा राजनीतिक कारणों से जा रहा था। उसने ये भी नहीं सोचा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वह लंबे समय तक वहां रहेगा। इस वजह से उन्होंने एक छोटा अंतरिक्ष यान लिया था, लेकिन वहां अभी भी उनके घूमने फिरने के लिए पर्याप्त जगह थी और एक रसोईघर के साथ साथ एक शौचालय क्षेत्र भी था। जहाज को ऑटो पायलट पर स्थापित करने के बाद क्विन कमरे के केंद्र में चला गया और अविनाशी तलवार निकाली।
इस तलवार पर निष्क्रिय कौशल अटूट होने के कारण वास्तव में मेरी शैली के लिए बहुत उपयुक्त है। मेरी ताकत और क्यूई में मेरे उछाल के कारण मुझे यकीन नहीं है कि कितनी तलवारें मेरी पूरी ताकत ले सकती हैं, खासतौर पर अगर मुझे उस दानव स्तर के केकड़े जैसी चीजों के खिलाफ जाना हो। जल्द ही क्विन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी क्यूई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। वह सावधान था कि इसका अति प्रयोग न हो और ब्लेड में क्यूई आउटपुट को धीरे धीरे बढ़ाने का निर्णय लेने से पहले उसने अपने अंदर की दो शक्तियों के बीच एक सही संतुलन बनाए रखना सुनिश्चित किया। एजेंट 2 के साथ लड़ते समय मैंने कुछ सीखा। क्यूई को ब्लेड में बदलना शायद सबसे अच्छा विकल्प है, खासकर क्यूई के दूसरे चरण के साथ, क्योंकि कोई व्यक्ति जरूरत पड़ने पर अपने हथियार को तेज और लंबा कर सकता है। हालांकि मेरी गॉन्टलेट्स मेरी रक्त क्षमताओं से संचालित होती हैं। इस विस्फोटक शक्ति के लिए हाथ से हाथ की लड़ाई सबसे अच्छी है। क्विन ने अपने दिमाग में इसकी कल्पना करते हुए एक मुक्का मारा। ये दोनों शक्तियां अपनी अपनी परिस्थितियों में उपयोगी हैं और इन्हें मिलाने के अपने फायदे भी हैं। शायद अगर मैंने तलवार का शालीनता से उपयोग करना सीख लिया तो यह मेरी क्यूई शक्तियों में सुधार कर सकता है। कम से कम जबकि मेरी क्यूई मेरी रक्त शक्तियों से अधिक मजबूत है, ये कुछ ऐसा हो सकता है जिस पर मुझे ध्यान देने की आवश्यकता है। क्विन ने सोचा। जैसे ही उसने तलवार को कुछ बार घुमाना शुरू किया, कुछ ऐसी हरकतों का चित्रण किया जो उसने लियो को पहले करते देखा था। वह उनकी नकल करने में काफी सक्षम था, लेकिन स्वयं प्रशिक्षण लेना और युद्ध में उनका उपयोग करना पूरी तरह से दो अलग चीजें थीं। अपनी तलवार क्षमताओं में सुधार के बारे में सोचते समय क्विन ने यह जांचने का मौका लिया कि इस समय उसके सभी मौजूदा आंकड़े कैसे चल रहे हैं। स्तर 67। प्रत्येक स्तर के साथ क्विन अभी भी एक आंकड़ा प्राप्त कर रहा था, लेकिन व्यय की आवश्यकता अब एक बड़ी संख्या थी जिसे क्विन सिर्फ एक नजर से भी नहीं समझ सकता था। ऐसा लग रहा था कि स्तर ऊपर उठाने का एकमात्र तरीका कठिन खोज और खुद को खतरनाक स्थितियों में डालना था। शक्ति 71, चपलता 70, सहनशक्ति 73, आकर्षण 60, रक्त नियंत्रण 184। ये उपकरण की सहायता के बिना क्विन के नियमित आंकड़े थे। बेशक क्यूई के पहले चरण के साथ अपने शरीर को शक्ति प्रदान करते समय हालांकि संख्या में बदलाव नहीं हुआ, उसके शरीर को इसके शीर्ष पर बढ़ावा मिलेगा और उसके पास पौराणिक स्तर का सेट भी था। अभी के लिए क्विन अपनी ताकत को यथासंभव उन्नत करने की योजना बना रहा था। सेट के कारण उसके पास पहले से ही उस बिंदु से परे चपलता बिंदु थे जहां ऐसा महसूस होता था कि वह वास्तव में किसी भी तेजी से आगे बढ़ने वाला था। उसके पास अभी भी सक्रिय कौशल था। यदि कोई इतना तेज था कि प्रतिक्रिया दे सके या किसी तरह उस पर रोक लगा सके, तो क्विन को लगा कि यहाँ या वहाँ एक भी स्टेट पॉइंट परिणाम को नहीं बदलेगा। इसके बाद क्विन ने उसकी रक्त क्षमताओं को देखा। रक्त स्वाइप स्तर 5, रक्त स्प्रे स्तर 5, क्रिसेंट किक लेवल 4, रक्त दीवार स्तर 3, रक्त बैंक स्तर 3, रक्त गोली स्तर 3। अपने ब्लड स्वाइप कौशल के साथ लेवल 5 तक पहुंचने के बाद उन्होंने ब्लड बैराज को भी अनलॉक कर दिया था। ब्लड स्प्रे के साथ भी ऐसा ही था, जिसने एक नई चाल चली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रक्त अवरोध स्तर 1, रक्त बंदूक स्तर 1। इसके शीर्ष पर क्विन रक्त नियंत्रण का उपयोग उस हद तक कर सकता था जहां वह रक्त ड्रिल जैसी चालें चला सकता था और रक्त हथौड़ा प्रहार और इस तरह के हमलों को जोड़ सकता था, लेकिन ये ऐसे कौशल नहीं थे जो स्तर बढ़ा सकते थे, और ऐसा लगता था क्विन के रक्त नियंत्रण स्तर के आधार पर ताकत में वृद्धि। ये ब्लड हॉर्डिंग के लिए भी सच था। फिर अंत में क्विन की छाया क्षमताएं थीं। छाया नियंत्रण स्तर 4,